हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया रोमांटिक थ्रिलर कोरियन ड्रामा जिसका नाम है व्हेन द फोन रिंग। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक पार्टी से जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बाक्योन एक धमाकेदार एंट्री लेते हैं। बाक्योन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का स्पोक पर्सन है और वो एक ब्रिटिश एम्बेसडर के इवेंट में आया है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे फीमेल कैरेक्टर होंग हीजू भी आ जाती है। हीजू एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है और बोल नहीं सकती। जैसे ही दोनों एक साथ दिखते हैं वहाँ के लोगों में गॉसिप शुरू हो जाती है। ये लड़की कौन है और उसका बाक्योन के साथ क्या कनेक्शन है। बाक्योन कहता है तुम नर्वस मत हो, ये लोग मुझे देख रहे हैं तुम्हें नहीं। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी रूमर या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर हीजू चुप रह जाती है लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिखाई देती है। अब स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में जहाँ पे हीजू एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में अपना साइन लैंग्वेज का काम खत्म करके घर जा रही होती है। वहाँ टीवी पे बाक्योन का लाइव प्रेस रिलीज होता है। न्यूज़ एंकर यूरी जो कि स्टोरी की सेकंड फीमेल कैरेक्टर है, बाक्योन की बहुत बड़ी फैन है। वो बाक्योन को देख रही होती है लेकिन हीजू को बाक्योन का चेहरा देख के काफ़ी गुस्सा आता है। यहाँ हमें रिवील होता है कि बाक्योन और हीजू की शादी 3 साल पहले हो चुकी है, लेकिन ये एक सीक्रेट मैरिज है जिसके बारे में उनकी फैमिलीज के अलावा किसी और को नहीं पता। ये शादी कैसे और क्यों हुई ये आगे पता चलेगा। बाक्योन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके ऑफिस आता है। इधर हीजू अपनी मॉम और मदर इन लॉ के साथ होती है। बाक्योन के डैड मिस्टर बी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और हीजू के स्टेप डैड मिस्टर होंग एक बड़े बिजनेसमैन। इन दोनों फैमिलीज का काफ़ी पुराना कनेक्शन है। बाक्योन की मॉम हीजू से कहते हैं कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और बाक्योन को सपोर्ट करो क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, लेकिन पब्लिक में मत आओ क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें जाने कि तुम बाक्योन की वाइफ हो और बोल नहीं सकती। हीजू की मॉम भी इस पे गुस्सा करती है और हीजू को ब्लेम करती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम चेयरमैन होंग की बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की बहू, तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। हीजू ये सब चुपचाप सुन के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में हीजू की कार अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। डोर्स लॉक हो जाते हैं और ब्रेक्स काम नहीं कर रहे होते हैं और वो एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में एक अजीब सा फ़ोन होता है। वो हीजू की कार के पास आता है और अंदर चला जाता है। उसी वक्त बाक्योन के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसका एरिया कोड होता है 406। बाक्योन का असिस्टेंट दोजी कहता है सर ये कोई स्ट्रेंजर नंबर है। बाक्योन कॉल उठाता है और एक मॉड्यूलेटेड वॉइस बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। बाक्योन पूछता है कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि बाक्योन को कॉल करने वाला वही मिस्टीरियस आदमी था जिसने हीजू के कार को हैक किया था। वो हीजू के गले पे चाकू रख कर बाक्योन को धमका रहा होता है। तभी बाक्योन का फोन डेड हो जाता है। वो जल्दी से चार्ज लगा कर हीजू की मॉम को कॉल करता है। हीजू की मॉम कहते हैं कि अभी वो मेरे साथ ही थी लेकिन अभी वो घर के लिए निकल चुकी है। ये सुन के वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और दोजी से कहता है कि इस नंबर को ट्रेस करो। थोड़ी देर बाद में वही किडनैपर दोबारा कॉल करता है। बाक्योन कहता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। किडनैपर कहता है मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पे चाकू रखा हुआ है, अगर तुमने कॉल कट करा तो मैं उसे मार दूंगा। बाक्योन कहता है अच्छा तो उसे मार दो, जब वो लाश बन जाए तब मुझे कॉल करना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। किडनैपर को गुस्सा आता है और वो हीजू का गला वायर से दबाने लगता है जिसकी वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। किडनैपर हीजू से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। वो दोबारा बाक्योन को कॉल करता है लेकिन बाक्योन कॉल नहीं उठाता है। गुस्से में किडनैपर हीजू के गले पे चाकू से थोड़ा सा कट लगा देता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये फ़ोन स्पेशल है, इससे सिर्फ बाक्योन को ही कॉल किया जा सकता है। इसमें वो इस मॉड्यूलेटर ऑन है जिससे मेरी आवाज़ पहचानी भी नहीं जा सकती और 10 मिनट बात करने से पहले इससे ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। हीजू जो बाक्योन की सारी बातें सुन रही होती है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कार फुल स्पीड में चलाने लगती है और एक स्लिपरी रोड पे कार स्लिप होकर क्रैश हो जाती है। सीट बेल्ट होने की वजह से हीजू सेफ रहती है। वो किडनैपर का फ़ोन उठाती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर वो अपनी इंजरी को फर्स्ट एड करती है। उसके बाद खाना बनाती है और टेबल पे सेट करती है। बाक्योन घर आता है और हीजू को देख के बोलता है कि तुम तो ठीक हो। आज किसी ने मुझे प्रैंक कॉल करा था कि वो मेरी वाइफ को मार देगा, लेकिन मेरी वाइफ तो जिंदा है। हीजू को ये सुन के काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन वो चुप रहती है। दोजी बाक्योन को कॉल करता है और बताता है कि ये 406 नंबर लोकल टावर से नहीं है,
ये यूएस का वर्चुअल नंबर है और इसे ट्रैक करने के लिए 10 मिनट तक कॉल पे बात करनी ज़रूरी है। वो ये भी बताता है कि कल एक इवेंट है जहाँ पे एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर चाहिए क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ डीफ है। बाक्यून हीजू से कहता है कि कल रेडी रहना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन ये मत सोचना कि हम कपल बन के जा रहे हैं। हीजू इस पे कोई जवाब नहीं देती और रूम में चली जाती है। हीजू के रूम में उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे डांटती है, तुमने अभी तक बाक्यून के साथ अच्छे रिलेशन क्यों नहीं बनाए, ज़रूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, अपना लुक इम्प्रूव करो। ये सब सुन के हीजू अपनी शादी के दिन याद करती है। 3 साल पहले हीजू एक ब्राइडल ड्रेस में तैयार थी। बाक्यून आता उससे कहता है कि ड्रेस तुम्हारी नहीं है, तुम मेरी ब्राइड की जगह ले रही हो। हमारी शादी प्राइवेट रहेगी और तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ बनने का नाटक करना ज़रूरी नहीं है। वो हीजू को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है। उसमें लिखा था कि हीजू कभी डिवोर्स नहीं दे सकती, इलेक्शन पीरियड में और पब्लिक में कभी वाइफ के रूप में नहीं दिखेगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई तो उसे 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी देनी होगी। हीजू कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती है और बाक्यून उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। बाक्यून कहता है इसे प्यार या फिर शादी मत समझना। हीजू चुपचाप सबको सुनती रहती है। शाम को दोनों इवेंट पे पहुंचते हैं जहाँ एपिसोड की शुरुआत वाली पार्टी का सीन कंटिन्यू होता है। बाक्यून और हीजू एम्बेसडर से मिलते हैं। हीजू उसकी वाइफ के लिए साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। एम्बेसडर गलती से हीजू को बाक्यून की वाइफ समझ लेता है। हीजू साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैं सिर्फ इंटरप्रेटर हूँ, हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। एम्बेसडर कहता है आप अपनी वाइफ को साथ क्यों नहीं लाए। बाक्यून कहता है मेरी वाइफ मेरी वीकनेस है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे ऑनलाइन हेट या फिर अटैक फेस करने पड़े। हीजू ड्रिंक्स लेने जाती है और थोड़ा ज़्यादा पी लेती। बाक्यून उसे रोकता है कि अब बस करो। हीजू टाइप करके बताती है कि अगर यहाँ का काम हो गया हो तो मैं जा सकती हूँ। बाक्यून कहता है जब तक पार्टी है तो मेरे साथ ही रहोगी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम बैठ सकती हो। हीजू साइन लैंग्वेज में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बोल नहीं सकती या फिर सुन नहीं सकती, मेरे भी इमोशंस है, तुमने कभी मेरे इमोशंस फील किए हैं। और क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ? तो कल मुझे किडनैपर से प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? शायद मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ही नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। ये बोलकर हीजू वहाँ से चली जाती है। तभी बाक्यून को 406 से दोबारा कॉल आता है। बाक्यून कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरी वाइफ को मार दोगे, लेकिन वो तो सेफ है। आज मेरे पास काफ़ी टाइम है तो तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। किडनैपर कहता है लगता है तुम्हें पार्टी में कुछ ज़्यादा काम है नहीं, तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हारे कितना करीब हूँ। बाक्यून शॉक हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। तुम्हारे लेफ्ट साइड टेबल पे खाना रखा हुआ है, शायद तुमने खाया नहीं होगा तो फिर खा लो। बाक्यून और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसे इतनी सारी डिटेल्स कैसे पता। किडनैपर कहता है कि तो अब बताओ मैं तुम्हारी वाइफ को कैसे हर्ट करूं। बाक्यून इधर उधर हीजू को ढूंढने लगता है। वो एक बंदे को फ़ोन पे बात करके देखते हुए उसका पीछा करता है, लेकिन वो कोई और होता है। बाक्यून गुस्से में कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मुझसे पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वैसे भी तुम्हें पता भी है मेरी वाइफ का नाम क्या है। किडनैपर कहता है होंग हीजू तुम्हारी असली वाइफ तो नहीं है, तुम्हारी शादी तो चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी से होने वाली थी ना, लेकिन बैड लक वो शादी से एक दिन पहले भाग गई। फिर बड़ी बेटी ना सही तो छोटी बेटी हीजू से ही शादी कर ली, क्योंकि तुम्हारी और मिस्टर होंग की फैमिली का पुराना कनेक्शन है, और अगर ये बात पब्लिक में आई तो क्या होगा। बाक्यून के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, क्योंकि उनके फैमिलीज के अलावा किसी और को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। वो पूछते हैं तुम्हें चाहिए क्या, और यहाँ बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि किडनैपर का फ़ोन हीजू के पास होता है और वो बाक्यून से कॉल पे बात कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बाक्यून कहता है कि मेरी वाइफ को मार दो और जब वो लाश बन जाए तब मुझे कॉल करना। ये सुन के हीजू को काफ़ी गुस्सा आता है। कार क्रैश होने के बाद हीजू किडनैपर का फ़ोन लेके वहाँ से चली जाती है। हीजू कहती है कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, डिसाइड कर लो। अगर अपने डैड का इलेक्शन और फैमिली के सीक्रेट्स रिवील नहीं करना चाहते तो हीजू को डिवोर्स दे दो, वरना 2 बिलियन वॉन दे के ये मामला यहीं पे सेटल कर लो। बाक्यून गुस्से में बोलता है कि तुम जैसे आदमी से और मैं क्या ही उम्मीद रखूंगा, लेकिन मैं हीजू को डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। हीजू कहती है कल मैंने तुम्हारी वाइफ को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, उसका गला दबाया, गले पे चाकू का कट का निशान भी है। वो बेचारी तो भीख भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती, लेकिन उसका लक अच्छा था वरना वो कल मर ही जाती। बाक्यून गुस्से में दीवार पे पंच मारता और कहता है 406 मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। हीजू डर जाती और एग्जैक्टली 10 मिनट पे कॉल कट कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि 10 मिनट के बाद में कॉल ट्रेस हो सकता है।
वो सोचते कहीं बाकियोन को शक तो नहीं हुआ कि मैं ही कॉल पे बात कर रही थी। और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हीजू डरते डरते वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसके थोड़ी दूर में बाकियोन उसे देख लेता है तो वो दूसरी तरफ जाने लगती है। बाकियोन उसकी तरफ आने लगता है। हीजू डर के मारे अपने पर्स को पीछे छुपाने लगती है। बाकियोन उसे अपने साथ खाली कमरे में ले जाता है जहाँ उसके पास आते हुए उसे फ़ोन दिखाने के लिए कहता है। नर्वस होकर वो अपना नॉर्मल फ़ोन निकालती है। बाकियोन उसके करीब आकर उससे पूछता है, कल क्या तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था? हीजू सर हिलाती है। बाकियोन उसे एक्सीडेंट का टाइम पूछता है। हीजू उसे वही टाइम बताती है जिस टाइम पे बाकियोन को किडनैपर का कॉल आया था। ये सुनकर बाकियोन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि किडनैपर की बात सच निकली थी। उसके बाद वो हीजू को चेक करने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। उसकी गर्दन पे कट का निशान था। ये देखकर बाकियोन गुस्से में पूछता है कि ये कौन था, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? हीजू टाइप करके बताती उसका चेहरा कवर था इसलिए मैं देख नहीं पाई। बाकियोन उसे पूछता है, क्या उसने तुम्हारी गर्दन पे चाकू रख कर तुम्हें मारने की धमकी दी थी? हीजू सर हिलाती है। ये देखकर बाकियोन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हीजू इस पे कोई रिएक्ट नहीं करती है। बाकियोन कहता है, अब से तुम्हें कहीं भी जाना हो तुम सिक्योरिटी को साथ लेके जाओगी। वो अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी टीम को रेडी रहने के लिए कहता है। वो दोजी को कॉल करके पूछता है कि किडनैपर का लोकेशन ट्रैक हुआ या नहीं। दोजी उसे बताता है कि उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, शायद ये लोग कोई गैंग है। बाकियोन कहता है, उस किडनैपर को मेरे बारे में काफी कुछ पता है, जो बातें सिर्फ मेरी फैमिली जानती है उसे वो भी पता है। आज इस इवेंट में जो लोग भी आए थे उन सबके बारे में पता करो। मैं तुम्हें किडनैपर और मेरे बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। शायद वो वॉइस चेंजर यूज कर रहा है, उसे हटाने की कोशिश करो। उधर किडनैपर वाले फोन में भी बातें रिकॉर्ड हुई थी जिसे हीजू घर जाके सुनती है और थोड़ा हंसती हुई कहती है कि बाकियोन तो सच में डर गया। वो फोन को देखते हुए कहती है कि 2 दिन से ये फोन मेरे पास है, शायद किडनैपर उसे ढूंढ रहा होगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो उस फोन को अपने पर्स में छुपा लेती है। बाकियोन उसके रूम में आता है और कार की चाबी देने के लिए कहता है, लेकिन जब वो पर्स से चाबी निकालने जा रहा होता है हीजू उसका हाथ पकड़ लेती है और चाबी निकाल कर उसे दे देती है। बाकियोन पार्किंग लॉट में आता है कार के अंदर सब कुछ चेक करने के लिए, स्पेशली डैश कैम जिसके बारे में हीजू को याद आता है। इसलिए वो जल्दी से भागकर पार्किंग लॉट में आती है। बाकियोन उसे बताता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये सुनकर हीजू रिलैक्स होती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद हीजू किडनैपर का फोन लेकर दूर भाग गई थी और फिर एक टो ट्रक को उस जगह पे बुलाया गया था। उसके आने से पहले ही किडनैपर वहां से भाग चुका था। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, एक बाइक तेजी से हीजू की तरफ आ रही होती है। बाकियोन जल्दी से हीजू को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद उसे कहता है, कल से काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हीजू टाइप करके बताते हैं कि कल मुझे हमारी डायरेक्टर के साथ कोर्ट में जाना है। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन ये काम मैं करना चाहती हूँ। बाकियोन कहता है, तो फिर सिक्योरिटी को अपने साथ लेके जाना। हीजू उसके लिए मना कर देती है। उसके बाद बाकियोन अपनी मॉम के साथ लंच करने के लिए आता है। वो उसे अपने डैड को इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन बाकियोन इस पे कुछ भी नहीं कहता। उसकी मॉम कहते हैं, तुम जरा अपनी वाइफ को इस इलेक्शन से दूर रखना, पता नहीं मुझे वो ठीक नहीं लगती है। बाकियोन कहता है कि आप ही लोग चाहते थे कि मिस्टर हांग की बेटी से मेरी शादी हो। उनकी बड़ी बेटी के भागने के बाद भी आप ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। उधर हीजू अपना कोर्ट का काम खत्म करके वॉशरूम में आती है, लेकिन तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो वॉशरूम की ओर जा रहा होता है। उसकी परछाई देखकर हीजू डर जाती है। इसके बाद से हीजू यहाँ पे किसी को नहीं मिल रही थी। बाकियोन ने उसके मना करने के बाद भी एक फीमेल गार्ड को हीजू की सिक्योरिटी के लिए भेजा था। अचानक से उसे हीजू कहीं पे मिल नहीं रही थी, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। उधर बाकियोन ऑफिस में आता है। दोजो उसे बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है। कल उस इवेंट में कोई भी ऐसा अननोन पर्सन नहीं था जो आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश करे। तभी बाकियोन उससे पूछता है, क्या तुमने कभी मेरी वाइफ को देखा है? क्या मैंने कभी अपनी वाइफ के बारे में तुम्हें कुछ बताया है? नहीं ना, पूरे देश में किसी को भी नहीं पता है मेरी वाइफ के बारे में। सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं। तो अगर हमने इस मामले में पुलिस को बुलाया तो क्या होगा? और वैसे भी अभी इलेक्शन का माहौल है। उधर वो फीमेल गार्ड हीजू को ढूंढ नहीं पा रही थी। वो बाकियोन को मैसेज करती है। बाकियोन कहता है, तुम जल्दी से उसे ढूंढो। थोड़ी देर बाद में गार्ड का मैसेज आता है कि हीजू मिल गई है।
वो एक आदमी के साथ है। बाक्यून उसे फोटो खींच के भेजने के लिए कहता है। उधर हम देखते हैं हीजू जिसके साथ बैठी थी वो हीजू का कॉलेज फ्रेंड सांगवू था। वो किसी काम से कोर्ट में आया था। बाक्यून जो फोटो देखता है तो उसमें वो दोनों हंसते हुए दिखाई देते हैं। बाक्यून काफी जेलस होता है। सांगवू उससे पूछते हैं तुम 3 साल बाद अचानक से कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की और फिर एक दिन मैंने तुम्हें न्यूज चैनल में देखा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के काम करते हुए। वो दोनों साइन लैंग्वेज में बातें शुरू करते हैं। हीजू से सॉरी कहती है कांटेक्ट ना करने के लिए। सांगवू से बताता है तुमने जिस चैनल के लिए काम किया था उनके लिए मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ जिसका नाम है क्राइम रिपोर्ट, जिसमें हम कुछ क्राइम केसेस के बारे में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। हीजू वहाँ से चली जाती है। उन दोनों को फोटो में साथ देखकर बाकी उनका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। हीजू घर पहुँचते थोड़ी देर बाद में उसकी मॉम भी वहाँ पे आ जाती है। वो अपने साथ में कुछ शॉर्ट ड्रेसेस लेके आई थी जिसे देखकर हीजू को काफी गुस्सा आता है। जिसे देखकर उसकी मॉम कहते हैं तुम इतने लूजर टाइप कैसे हो? ये सब भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? जब इना शादी से भाग गई थी तो तुमने उसकी जगह लेने के लिए कहा गया था। तुमने इसके लिए भी एक कंडीशन रखी थी, तुम्हारे डैड को नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद तुम शादी के लिए मानी थी, इसलिए तुम्हें बाक्यून की वाइफ होने की वजह से उसकी ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी। इसलिए तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे डैड को नर्सिंग होम से निकलवा दूंगी। असल में तो हीजू को ये शादी करनी नहीं थी। उसकी मॉम ने उसके डैड की धमकी देखकर उसे बाक्यून से शादी करने के लिए फोर्स किया। उसकी मॉम ने उसके डैड को छोड़ दिया, फिर चेयरमैन होंग से शादी कर ली। शावर लेने के बाद उसकी मॉम जो नई ड्रेस लाई थी वो पहन लेती है और किडनैपर वाले फोन को निकालती है और बाक्यून को कॉल करती है। लेकिन अब हीजू बाक्यून से डिवोर्स लेना चाहती है। शादी के टाइम पे उसने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था उसकी वजह से वो डिवोर्स नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब उस फोन के कारण उसे एक नया चांस मिला है जिसके जरिए वो बाक्यून को ब्लैकमेल करके डिवोर्स लेना चाहती है। वो उस नाइट ड्रेस में अपनी थाइस की फोटो बाक्यून को भेजती है और कहती है तुम कैसे हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ की फोटो नहीं पहचान पा रहे हो? ये तुम्हारी वाइफ की थाइस है, लेकिन अब मैं इस फोटो को किस तरह यूज करूं? बाक्यून कहता है ऐसे फेक फोटोज से तुम क्या ही कर लोगे? हीजू कहती है अब तक तुम अपनी वाइफ की बॉडी नहीं पहचान पाए? उसकी थाइस पे एक यूनिक मॉल है, क्या तुमने अपनी वाइफ को कभी बिना कपड़ों के नहीं देखा? ये सुनकर हीजू कहती है अगर तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो जाके अपनी वाइफ की थाइस चेक कर लेना, पता चल जाएगा ये फोटो उसकी है या नहीं। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। लेकिन इस बार उनकी बात 10 मिनट से ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो फोन के लोकेशन के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन अभी भी सेउल सिटी के 3 अलग अलग एड्रेस दिखा रहे थे। बाक्यून अपनी टीम को और अच्छे से ट्राई करने के लिए कहता है। बाक्यून ऑफिस से घर के लिए निकलता है। हीजू सोच में पड़ गई थी कि बाक्यून उसकी थाइस चेक करने ना आ जाए। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। हीजू ब्लैंकेट के अंदर सोने की एक्टिंग कर रही थी। बाक्यून सीधे ही हीजू के रूम में आ जाता है और ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो हीजू के ऊपर गिर जाता है। हीजू दूसरी साइड फेस कर लेती है तो बाक्यून उठ जाता है। बाक्यून उसे बताता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, तुम चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हो। तुम ही तो काम करना चाहती थी ना, अब इस पोजीशन को हासिल करो। ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। हीजू शॉक्ड होती है कि अचानक से ये मुझे ये बताने आया था। हीजू रूम को इधर उधर देखने लगती है। हीजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। बाक्यून के उसके ऊपर गिरने से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। जब वो सुबह उठती है तो बाक्यून उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। बाक्यून उससे इनडायरेक्टली सांगवू के बारे में पूछता है। उस दिन तुम कोर्ट में सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी। हीजू कहती है उसे उसका कॉलेज फ्रेंड मिल गया था, वो उसके साथ थी। बाक्यून उससे पूछता है क्या तुम दोनों क्लोज थे? मेरा मतलब अच्छे दोस्त थे, और क्या वो भरोसेमंद है? हीजू हाँ कहती है। तभी बाक्यून को मैसेज आता है। वो खाना रेडी करके वहाँ से चला जाता है। हीजू सोचती रहती है क्या इसने मेरे लिए खाना बनाया। इधर यूरी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी के फैंस आए हुए थे। उनके धक्के से वो गिरने लगती है, लेकिन सांगवू उसे पकड़ लेता है, जिसको यूरी देखती रहती है। सांगवू इस कहानी का सेकंड मैन कैरेक्टर है, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी है और साथ ही में एक यूट्यूबर भी।
सांग-वू जो प्रोग्राम करने वाला था उसके साथ यूरी भी काम करने वाली थी। इधर किडनैपर का वॉइस चेंजर हटाने के बाद भी उसकी वॉइस क्लियर नहीं निकलती है। दोजे को एक ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज दिखता है। उसे देखकर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि किडनैपर को जानबूझ के अंदर बुलाया गया हो, जिससे अब बाक्योन भी सोच में पड़ जाता है। हीजू अपने असली डैड से मिलने के लिए नर्सिंग होम आती है। उसके बाद रात के 10 बज गए थे तभी किडनैपर का फिर से कॉल आता है, लेकिन बाक्योन कॉल उठाकर तुरंत कॉल कट कर देता है। हीजू को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कॉल कट क्यों करा, इसलिए वो दोबारा करती और बाक्योन उसे उठा लेता है। बाक्योन कहता है शायद तुम मुझसे बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए 5 मिनट बाद कॉल करना। हीजू एग्जैक्टली 5 मिनट बाद फिर से कॉल करती है। बाक्योन कॉल उठाता है, लेकिन उनकी बात होने से पहले ही एक ब्लास्ट की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। हीजू फिर से कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका कॉल अनरीचेबल आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से घर पे आते हैं, लेकिन बाक्योन घर पे भी नहीं होता है। वो फिर से कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था, तो फिर वो उसका वेट करती है और बैठे बैठे सो जाती है। लेकिन सुबह उसे न्यूज मिलती है कि बाक्योन का ऑफिस जिस बिल्डिंग में था, कल रात को उस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया था। उसका सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाता है। इसके साथ ही एक रिपोर्टर धमकी भरा कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। वो वही कॉल रिकॉर्डिंग था जो असल में किडनैपर ने बाक्योन से कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, या तो मुझे 2 बिलियन वॉन दे दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सब सुनकर हीजू डर जाती है, क्योंकि ये सब बातें उसी फोन से की गई थी जो इस वक्त हीजू के पास था। तभी बाक्योन वहाँ पे आ जाता है। उसके कपड़े काफी खराब थे और हर जगह खून ही खून था। वो सीधा हीजू के पास आता है, उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर कहता है कुछ दिनों से जो भी हो रहा है उन बातों का कोई सेंस नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैं हीजू के बारे में नहीं जानता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसकी सच्चाई मुझे पता करनी होगी, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो। ये बोलकर वो हीजू की ड्रेस हटाने लगता है, लेकिन हीजू उसका हाथ पकड़ लेती है। बाक्योन कहता है तुम इसे खुद उतारोगी या फिर मैं उतारूं? ये देखकर हीजू काफी घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। शादी की एक रात पहले इना ने बाक्योन को शादी कैंसिल करने की धमकी दी थी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसकी फैमिली के सारे सीक्रेट्स रिवील कर देगी। ये देखकर बाक्योन से पूछते हैं क्या हीजू की शादी सच में किसी और से हो रही है? इना कहती है हाँ, लेकिन वो आदमी काफी घटिया है। हीजू की माँ अपने फायदे के लिए किसी को भी हीजू को बेच सकती है। बाक्योन कहता है शादी कल ही होगी, लेकिन दुल्हन तुम नहीं, तुम्हारी बहन होगी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है बाक्योन के ऑफिस से, जहाँ वो और उसकी टीम किडनैपर का कॉल ट्रेस करने के लिए रेडी थी। इतने में एक डिलीवरी बॉय आता है और पिज्जा का बॉक्स ऑफिस के बाहर रख के चला जाता है। बाक्योन की टीम में किसी को लगता है किसी ने शायद लंच ऑर्डर किया होगा, तो वो बॉक्स को अंदर ले जाता है और तभी हीजू जो किडनैपर के फोन से कॉल करती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है तभी पार्सल ब्लास्ट हो जाता है, और जब बाक्योन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसकी टीम के बाकी मेंबर्स भी वहीं होते हैं। दोजे उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो डिलीवरी बॉय बॉक्स रख के चला जाता है। दोजे बोलता है सर शायद ये वही किडनैपर है जो आपको धमकी दे रहा था। बाक्योन अपना फोन चेक करता है और देखता है कि सिक्योरिटी ने मैसेज किया है कि हीजू घर पे सेफ है। ये सुन के बाक्योन तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन दोजे उसे रोकता है और कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अगर ये बात मीडिया तक गई कि आप इसमें इन्वॉल्व है तो इलेक्शन के टाइम पे बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। वो दोजे से कहता है ये किडनैपर के वॉइस रिकॉर्डिंग का एक पार्ट प्रेस को लीक कर दो ताकि प्रेशर बन सके। घर पहुंचते ही बाक्योन सीधा हीजू के पास जाता है। वो डाइनिंग टेबल से उसे बेडरूम में ले जाता है और बोलता है हीजू मुझे सच बताओ ये किडनैपर कौन है, क्या तुम उसे जानती हो? हीजू अपनी डायरी में लिखती है कि तुम्हें क्या लगा, मैं तो खुद उससे डरती हूँ। वो थोड़ी देर उसे देखता है और कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये किडनैपर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है, इवन तुम्हारी प्राइवेट चीजें भी। वो हीजू की ड्रेस के पास जाता है उसकी थाइस पे मॉल चेक करने के लिए। हीजू घबरा जाती है और उसे हटा देती है। वो लिखते हैं ये तुम क्या कर रहे हो और ये किडनैपर मुझे क्यों टारगेट करेगा, और तुम ये क्या ढूंढ रहे थे?
बाक्योन बोलता है तुम्हें सच में नहीं पता मैं क्या कर रहा था। तभी दोजे का कॉल आता है और वो सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। दोजे फ़ोन पे बताता है कि पुलिस को लगता है ये ब्लास्ट किसी सीरियल ऑर्सनिस्ट का काम है जो पिछले 6 महीने से सिटी में आग लगा रही है। लेकिन बाक्योन को यकीन है कि ये किडनैपर का ही काम है और उसका कोई पार्टनर भी है, क्योंकि ब्लास्ट के टाइम पे वो किडनैपर उसके साथ कॉल पे था। इधर हीजू बाक्योन की सारी बातें सुन रही होती है। जब बाक्योन उससे फ़ोन मांगता है तो हीजू जल्दी से अपने रूम में जाती है और किडनैपर के फ़ोन से अपनी फ़ोटोज़ डिलीट करती है और उसे स्विच ऑफ करके छुपा देती है और फिर अपना नॉर्मल फ़ोन बाक्योन को दे देती है। बाक्योन कहता है शायद तुम्हारा फ़ोन हैक्ड है, इसलिए मैं इसे चेक करवा लेता हूँ, तब तक तुम घर पे ही रहो और सेफ रहो। सीन शिफ्ट होता है जब बाक्योन और हीजू के पेरेंट्स एक शूटिंग के सेट पे मिलते हैं। बाक्योन के डैड मिस्टर बी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और हीजू के स्टेप डैड मिस्टर हॉन्ग जो एक बड़े बिजनेसमैन है, दोनों वहाँ होते हैं। इधर रियल किडनैपर का सीन आता है जो किसी को मार रहा होता है। उसका पार्टनर उसे मैसेज करता है तुमने ब्लास्ट किया वो भी बिना मुझे बताए, आगे से ऐसा मत करना। वो किडनैपर को एक एड्रेस भेजता है और कोई काम करने को बोलता है। बाक्योन हीजू का फ़ोन चेक करवाता है, उसमें सांगवू का नाम देखता है। सांगवू ने हीजू को एक पुराना फ़ोटो भेजा था जब दोनों नोरी ड्रीम सेंटर में एक साथ गए थे। इधर सांगवू अपने क्राइम शो के लिए यूरी की टीम से मिलता है। वो बताता है कि वो नोरी ड्रीम सेंटर में बड़ा हुआ था। 20 साल पहले वहाँ एक रिच फैमिली का मेंशन था जहाँ उनका बेटा जो हमेशा मास्क पहनता था वेकेशन पे आता था। सांगवू और वो लड़का काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन एक दिन सांगवू ने वहाँ पे कुछ डरावना देखा और उसके बाद वो कभी वापस नहीं गया वहाँ पे। यूरी और उसकी टीम पूछते हैं क्या देखा, लेकिन सांगवू को कोई कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाक्योन भी नोरी ड्रीम सेंटर के बारे में रिसर्च करता है। तभी हीजू के फ़ोन पे सांगवू का मैसेज आता है। उसने हीजू को लंच के लिए इनवाइट किया था। बाक्योन वो मैसेज देख लेता है और उसी वक्त यूरी का भी मैसेज आता है, होप यू हैड अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लंच। यूरी बाक्योन की काफ़ी बड़ी फ़ैन है, इसलिए वो उसे ऐसे मैसेजेस भेजती रहती है। अगले दिन हीजू और सांगवू लंच के लिए मिलते हैं। वहाँ पे यूरी भी आ जाती है क्योंकि वो उन दोनों को जानती है। वो एक्साइटेड होकर अपने गेस्ट के बारे में बता रही होती है, तभी वहाँ पे बाक्योन आ जाता है। हीजू अपना चेहरा छुपाने लगती है, लेकिन बाक्योन उसके पास आता और कहता है इंटरप्रेटर हॉन्ग हीजू राइट। वो जानबूझ के यूरी के इनवाइट पे वहाँ आया था ताकि वो सांगवू के बारे में पता कर सके। चारों साथ में लंच करते, लेकिन उनका मूड थोड़ा ऑकवर्ड होता है। सांगवू हीजू के लिए खाना छोटे पीसेस में कट करता है, जो देख के बाक्योन को काफ़ी जेलसी होती है। यूरी बताते हैं कि वो और सांगवू एक क्राइम शो में साथ में काम कर रहे हैं और उसने हीजू के साथ भी पहले काम किया है। वो बाक्योन से पूछती है आप हीजू को कैसे जानते हैं। बाक्योन कहता है एक इवेंट में इनकी वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी, लेकिन असल में बाक्योन तो सांगवू के बारे में जानने के लिए वहाँ था। सांगवू इरिटेट होकर बोलता है ऐसा लगता है आप मुझ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बाक्योन हंस के बोलते हैं हाँ बिल्कुल। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और हीजू वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी दोजे का कॉल आता है। वो बताता है कि जो सिटी में 6 महीने से आग लगा रहा था वो पकड़ा गया है, लेकिन उसने बाक्योन के ऑफिस में ब्लास्ट नहीं किया। बाक्योन बोलता है ये किडनैपर का ही काम है। हीजू वापस आती है और बाक्योन से फ़ोन पे टाइप करके पूछती है तुम मेरा फ़ोन चेक करवाने के लिए ले गए थे या फिर मुझ पे नज़र रखने के लिए। बाक्योन जवाब देता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम सांगवू को इतना डिफेंड क्यों कर रही हो, क्या वो सच में तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है या फिर। हीजू लिखती है हाँ वो मेरा अच्छा दोस्त है और काफ़ी अच्छा इंसान भी। बाक्योन गुस्से में उसका फ़ोन छीन लेता और बोलता है तुम सांगवू को इतना जानती हो, लेकिन मुझे कितना जानती हो, हम दोनों एक ही घर में एक साथ रहते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे हम स्ट्रेंजर्स हैं। मुझे लगा था मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन शायद नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हीजू के डायरेक्टर उसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर जॉब के लिए अप्लाई करने को कहते हैं, क्योंकि हीजू की साइन लैंग्वेज स्किल्स बाक्योन की स्पीचेस के साथ काफ़ी परफेक्टली सिंक होती है। बाक्योन दोजे को सांगवू का बिजनेस कार्ड देता है और उसके बारे में सब कुछ पता करने को कहता है। दोजे बताता है सांगवू एक डॉक्टर है और यूट्यूब पे 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वो वर्कआउट और क्राइम केसेस कवर करता है। बाक्योन कहता है इसकी एक एक डिटेल्स निकालो। इधर हीजू अपनी कार लेने पार्किंग लॉट जाती है। जैसे ही वो कार में बैठती है रेडियो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है
और एक सॉन्ग प्ले होता है कॉल मी नाउ। हीजू घबरा जाती है और रेडियो बंद नहीं कर पाती। वो जल्दी से घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचकर वो किडनैपर का फ़ोन ऑन करती है और सोचती है क्या किडनैपर को पता है कि ये फ़ोन मेरे पास है। तभी बाक्योन के आने की आवाज़ आती है। हीजू फ़ोन छुपाती है और बोलती है मैं पास ही के स्टोर से बियर और आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। बाक्योन कहता है तुम रुको मैं लाता हूँ। जैसे ही बाक्योन बाहर जाता है हीजू किडनैपर के फ़ोन से उसे कॉल करती है और बोलती है तुमने मेरी धमकी को शायद लाइटली लिया, इसलिए मैंने वो ब्लास्ट करवाया। तो अब बताओ तुमने क्या डिसाइड किया। बाक्योन कहता है हीजू को छोड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा। हीजू बोलती है तुमने तो हीजू से प्यार करके शादी नहीं की तो फिर उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे। बाक्योन गुस्से में कहता है मैं हीजू को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें जल्द ही पकड़ लूंगा। कॉल कट हो जाता है और हीजू कंफ्यूज हो जाती है। बाक्योन बियर और आइसक्रीम लेके वापस घर आता है। वो हीजू से कहता है मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा और अगर कोई स्कैंडल या फिर रूमर भी हुआ तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो हीजू के करीब आता है और कहता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरव्यू के लिए रेडी रहना, मेरे साथ खड़े होने के लिए फुल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हीजू टाइप करते है तुम मुझे अपने साथ क्यों चाहते हो, अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई तो मेरा नाम और चेहरा सबको पता चल जाएगा, क्या तुम और तुम्हारी फैमिली इसे हैंडल कर पाओगे। बाक्योन हंस के कहता है तुम शायद कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। हीजू जवाब देते हैं मुझसे बेहतर कोई और है नहीं, मैं चेहरा देख के बता सकती हूँ कि अगला क्या बोलेगा। बाक्योन उसके पास आता है और कहता है अच्छा तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। वो किडनैपर हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है और हम एक घर में ही रहते हैं लेकिन स्ट्रेंजर्स की तरह, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो किडनैपर जो भी बोल रहा है शायद सच है लेकिन मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ। वो हीजू के रूम में चला जाता है और बेड पे लेट वो हीजू को बुलाता है और कहता है आओ यहाँ आओ, सोना नहीं है। हीजू उसे देखती रहती है। बाक्योन कहता है अरे मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा लेकिन ये घर भी सेफ नहीं है क्योंकि किडनैपर को सब पता है। हीजू बेड पे लेट जाती है लेकिन उसकी तरफ मुंह नहीं करती। बाक्योन कहता है क्या डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ कर ना दूं या फिर तुम मुझे देख के कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। हीजू उसका पिलो छीन लेती है और सोने का नाटक करती है। बाक्योन चुपके से उठकर वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक में हमें हीजू के ना बोलने का राज पता चलता है। 20 साल पहले हीजू की मॉम चेयरमैन हांग के साथ रहती थी जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन तीनों बच्चे घूमने गए थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इनमें चेयरमैन हांग का बेटा मर गया और इना डीफ हो गई लेकिन हीजू को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ। उसकी मॉम उसे काफ़ी प्रेशर करती है कुछ ना बोलने के लिए, अगर वो चुप रहेगी तो चेयरमैन हांग को उस पर तरस आएगा। इस प्रेशर की वजह से हीजू ने बोलना छोड़ दिया। प्रेजेंट में किडनैपर हीजू के डैड को नर्सिंग होम से किडनैप कर लेता है। वो हीजू को वीडियो कॉल करता है, उसका चेहरा थोड़ा सा रिवील होता है। उसकी आंखें थोड़ी डिफरेंट कलर की थी। हीजू उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे डैड के साथ क्या कर रहे हो। किडनैपर कहता है शायद मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है और तुम बाक्योन को धमका रही हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हीजू कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। किडनैपर हंसता और बोलता है शायद हम दोनों का गोल सेम ही है, तुम फ़ोन को अपने पास रखो और बाक्योन को धमकाती रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो अंजाम काफ़ी बुरा होगा। वो कैमरे के सामने कुछ टूटे हुए दांत दिखाता है और कॉल कट कर देता है। हीजू नर्सिंग होम पहुंचती है जहाँ उसके डैड बेहोश होते हैं। एक नर्स बताती है कि उन्हें स्ट्रोल के लिए ले जाया गया था लेकिन वो वहाँ से गायब हो गए और कुछ दूर एक जगह पे मिले। पुलिस को वहाँ पे कुछ टूटे हुए दांत मिले लेकिन वो हीजू के डैड के नहीं होते हैं। पुलिस हीजू को रिपोर्ट लिखवाने के लिए स्टेशन ले जाती है। कार में रेडियो फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और हीजू डर के चिल्लाने लगता है कि कार रोको। बाहर निकलते ही वो रोने लगती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम सी आ रही थी, कंट्रोलिंग मॉम, फिर ये शादी और फिर अब ये किडनैपर। तभी वहाँ पे एक कार आती है जिसमें से बाक्योन निकलता है। पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ आए थे। पुलिस पूछती है कि आपका इस लेडी से क्या कनेक्शन है। बाक्योन उसके पास जाता है, उसे उठाता और कहता है ये मेरी वाइफ है। ये सुन के हीजू और पुलिस वाले दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाक्योन ने पहली बार पब्लिकली किसी के सामने उसे वाइफ कहा। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है बाक्योन से जो प्रेसिडेंट के साथ होता है। जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ से निकलता है बाक्योन को नर्सिंग होम से कॉल आता है। हीजू के डैड के केयरटेकर बोलती है सर हीजू के डैड मिसिंग है।
ये सुनते ही प्रेसिडेंट के चीफ सेक्रेटरी बाक्योन को प्रेसिडेंट की गाड़ी इस्तेमाल करने को बोलते हैं, क्योंकि उस गाड़ी को कोई नहीं रोक सकता। इस तरह वो नर्सिंग होम जल्दी पहुंच जाएंगे। इस तरह वो जल्दी से नर्सिंग होम के लिए निकलता है और जल्दी से हीजू के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचे वो पुलिस को बताता है कि हीजू मेरी वाइफ है, मैं बाद में रिपोर्ट लिखवाने आऊंगा, लेकिन ये बात प्लीज सीक्रेट रखना। एक ऑफिसर एक्साइटेड होकर सेल्फी मांगता है, लेकिन बाक्योन कहता है मैं स्टेशन आऊंगा तो जरूर लूंगा, बस ये बात किसी को बताना मत। हीजू को लेके वो कार में बैठता है और बोलता है तुम्हारे डैड की नर्स ने मुझे कॉल किया था, डोंट वरी मैं उन्हें सिक्योर नर्सिंग होम में शिफ्ट करवा दूंगा। हीजू अपने डैड के बारे में सोचकर रो पड़ती है। उसके रोने की आवाज़ सुन के बाक्योन शॉक हो जाता है और कहता है अरे तुम तो आवाज़ निकाल सकती हो। हीजू चुप हो जाती है। बाक्योन सॉफ्टली कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारा जितना दिल करे तुम रो सकती हो, मैं यही हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे यूरी एंटर करती है, लेकिन वहाँ पे सांगवू पहले से बैठा होता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। यूरी सांगवू से पूछती है तुम्हारा क्रश कौन है? सांगवू कहता है हीजू। यूरी हंस के कहती है हाँ लंच के टाइम में मुझे शक तो हो गया था वैसे। फिर यूरी बाक्योन के बारे में बताती है। बाक्योन पहले न्यूज़ एंकर था, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था लेकिन सबकी हेल्प भी करता था, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट का स्पोक पर्सन है और एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी शादी किसी बड़ी फैमिली की लड़की से हुई है। सांगवू क्यूरियस होकर पूछता है कौन है वो, लेकिन यूरी टॉपिक चेंज कर देती है। इधर बाक्योन हीजू को एक होटल में ले जाता है, क्योंकि आज उनके फैमिली का डिनर नाइट था। होटल रूम में बाक्योन सीरियस होकर बोलता है हमें बात करनी होगी, कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले किडनैपर, फिर ऑफिस में ब्लास्ट और अब तुम्हारे डैड। मैंने अभी तक पुलिस में कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो मुझे करनी पड़ेगी, और अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बता सकती हो। हीजू चुप रहती है। बाक्योन कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, वैसे भी हम लोग इतने क्लोज नहीं है कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करें। वो हीजू के लिए खाना लाता और कहता है फ्रेश होके थोड़ी देर में नीचे आ जाना, फैमिली डिनर है। डिनर में बाक्योन के पेरेंट्स होते हैं। बाक्योन के डैड उसे इलेक्शन ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन बाक्योन मना कर देता है। बाक्योन उसके डैड की कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। जब हीजू डिनर के लिए नीचे आती है तो बाक्योन के डैड उसकी इंसल्ट करते हैं। ये सुन के बाक्योन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है हीजू को लेकर आप जानते ही क्या हैं। ये सुन के उसके डैड गुस्से में वाइन का ग्लास हीजू की तरफ फेंकते हैं, लेकिन बाक्योन उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। बाक्योन अपने डैड के पास आता और कहता है आप दादाजी के नाम पे पॉलिटिक्स में आए हैं, अगर खुद में हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। वो हीजू का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। लिफ्ट में हीजू अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाक्योन उसे टाइटली पकड़ता है और बोलता है मुझे पता है तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की जगह ये शादी करनी पड़ी, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भी बेच सकते हैं, इसलिए इनकी बातों को दिल पे मत लेना। घर पहुंचते हीजू को किडनैपर का फ़ोन याद आता है जो उसने छुपाया हुआ था। वो उसे गार्बेज बैग में डालकर फेंकने जाती है, लेकिन बाक्योन कहता है ये मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा। हीजू घबरा जाती है और जल्दी से वो फ़ोन उसमें से निकाल लेती है और अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पे उसकी डायरेक्टर का कॉल आता है। वो उसे गुड लक विश करते हैं क्योंकि कल उसका इंटरव्यू था। बाक्योन भी उसे विश करता है। हीजू टाइप करके बताते हैं कि अगर मैं इसमें पास हो गई तो क्या करोगे, अगर हमारी फैमिली को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो क्या होगा। बाक्योन जवाब देता है कि तुम कब तक दूसरों की बातें मानोगी, ये तुम्हारे पास चांस है अपना नाम बनाने के लिए, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। हीजू उसे देखती रहती है और बाक्योन स्माइल करता है। अगले दिन दोजी बाक्योन को सांगवू की इन्फो देता है। सांगवू यूरी के साथ एक क्राइम शो कर रहा है और वो नूरी ड्रीम सेंटर में बड़ा हुआ है। बाक्योन इंटरव्यू के लिए नहीं जाता बल्कि अपने ऑफिस से लाइव मॉनिटर करता है। हीजू का इंटरव्यू शुरू होता है। उसे बाक्योन की एक स्पीच लाइव इंटरप्रेट करनी होती है। हीजू इतनी परफेक्टली बाक्योन की वॉइस के साथ सिंग करते हैं कि ये सब देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। बाक्योन नोटिस करता है कि हीजू उसके बोलने से पहले ही साइन यूज कर रही है। वो इंटरव्यू रूम में आता और बोलता है कि तुम्हें पहले से मेरी स्पीच पता थी। हीजू बताती है मैंने तुम्हारे वीडियोस पे काफी प्रैक्टिस की है। बाक्योन उसे रैंडमली कोई और स्पीच इंटरप्रेट करने के लिए कहता है, तो हीजू हर एक स्पीच को काफी परफेक्टली करती है। बाक्योन पूछता है तुम्हें मेरी सारी स्पीचेस याद है। हीजू कहती है नहीं, मैंने तुम्हारी वीडियोस काफी बार देखी, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, इसलिए मैं काफी परफेक्टली सिंग कर पा रही हूँ। बाक्योन पूछता है क्या तुम सच में बोल नहीं सकती ना, तो तुम टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगी।
हिजू कहती है अगर ये जॉब मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें साइन लैंग्वेज सिखा दूंगी, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इंटरप्रेट सही से कर रही हूँ या फिर नहीं। बाक्योन एक फाइनल टेस्ट के लिए बोलता है, मेरी एक नई स्टोरी इंटरप्रेट करो जो मैंने कभी भी नहीं बोली है। वो एक मैरिड कपल की कहानी बताता है। उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं था, फीलिंग शेयर नहीं की, लेकिन अब क्या वो अपना रिश्ता ठीक कर सकते हैं? ये बाक्योन और हिजू की कहानी थी, लेकिन हिजू उसे काफ़ी परफेक्टली इंटरप्रेट करती है। ये देख के सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। बाक्योन बाहर आता है और सोचता है आखिर हिजू है कौन। तभी रिवील होता है कि चेयरमैन हांग की बड़ी बेटी ईना वापस कोरिया आ गई है। हिजू अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाते, जहाँ पे बाक्योन के रखे हुए गिफ्ट्स हिजू को दिखाई देते हैं। हिजू के डैड रिपीट करते कि बाक्योन ने कहा मैं हिजू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हिजू सोचती है बाक्योन कभी रूड होता है तो कभी काइंड, मैं उसे समझ क्यों नहीं पाती। इंटरव्यू पैनल हिजू को सेलेक्ट करता है और बाक्योन को खबर मिलती है। बाक्योन स्माइल करता है, वो हिजू के एक फोटो देखता है। ये दोनों बचपन में काफी क्लोज थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, खेलते थे, खाना शेयर करते थे। बाक्योन फोटो देखता और बोलता है तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। हिजू को ईना के वापस आने का नोटिफिकेशन मिलता है। वो अपनी वेडिंग रिंग देखती है और सोचती है कि बाक्योन ने उसे क्या कहा था, इसे संभाल के रखना, जब असली ओनर वापस आएगी तो इसे वापस कर देना। तभी बाक्योन को किडनैपर का कॉल आता है। हिजू बोलती है तुमने पूछा था ना कि डिवोर्स लेकर मुझे क्या मिलेगा। ईना वापस आ गई है, उसे अपनी जगह वापस चाहिए, हिजू तो बस एक रिप्लेसमेंट थी ना। बाक्योन बोलता है शायद तुम्हें पूरी बातें नहीं पता। ईना भागने से पहले आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी, हमने डील की थी कि वो कभी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। हिजू शॉक्ड होकर पूछती है क्या बात हुई थी। बाक्योन कहता है तुम्हारे ब्लैकमेल करने का जो भी प्लान था, शायद मैंने उसका मोटिव ही खत्म कर दिया है। हिजू कॉल कट कर देते हैं क्योंकि बाक्योन घर पहुंच चुका था। बाक्योन हिजू से बोलता है सॉरी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, तुमने तो इंटरव्यू में कमाल ही कर दिया। वो याद करता है कल चेयरमैन हांग की कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी है, हमें जाना है। हिजू सोचते हैं क्या इसे सच में नहीं पता कि ईना वापस आ गई है। अगली इवनिंग पार्टी में दोनों पहुंचते हैं। हिजू की मॉम उसे एक रूम में ले जाती है। वो उसे डांटती और कहती है कि तुमने क्या पहना है, तुम्हें तो हॉट दिखना चाहिए। वो हिजू का कोट उतारती और कहती है अगली बार से मेरे दिए हुए कपड़े पहनना। हिजू वॉशरूम जाती है, जहाँ पे वो दो लड़कियां हिजू की बुराई कर रही होती है। हिजू को बुरा लगता है और वो वाइन का ग्लास लेके टेरेस पे चली जाती है। वहाँ वो अपनी लाइफ के बारे में सोचकर सैड हो जाती है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। वो किडनैपर का फ़ोन निकालती है और बाक्योन को कॉल करती है। वो सोचती है बाक्योन मेरे बारे में सोचता ही नहीं होगा। बाक्योन फ़ोन उठाता है। हिजू बोलती है तुम्हारे फियोंसे शादी से पहले भाग गई, हिजू ने उसकी जगह ले ली, तुम्हें कैसा लगा। हिजू तो बेचारी है, ना कोई सोशल स्किल्स, ना सक्सेसफुल, वो बस एक एक्स्ट्रा पीस है जो तुम्हें ईना के साथ मिला। बाक्योन जवाब देता है हिजू ऐसी नहीं है, वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करती है, लेकिन लोग पहले ही उसे रूडली ट्रीट करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोल पाती। वो अपनी मॉम से काफ़ी प्यार करती है, इसलिए वो उनकी हर बात मानती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उसे तो पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। बाक्योन आगे बोलता है जब एक टाइम था तब मुझे भी बोलना पसंद नहीं था, मुझे हिजू को देख के काफ़ी सुकून मिलता है। हिजू काफ़ी यूनिक है, उसकी मेहनत, उसका टैलेंट तुम कभी नहीं समझोगे। तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो। ये सुन के हिजू रोने लगती है। वो बोलती है तो तुमने हिजू को ऐसा ट्रीट क्यों किया जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती, तुमने कहा तुम कपल नहीं हो। तभी हिजू को एलिवेटर खुलने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो बाक्योन टेरेस पे होता है। हिजू को फ़ोन पे बात करके देखता हुआ वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं हिजू को लगता है कि बाक्योन ने उसे पकड़ लिया। सीन कट होता है और एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जब बाक्योन रिपोर्ट के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। ऑफिसर बताते हैं कल आपकी वाइफ कार में काफ़ी पैनिक हो गई थी और वो जोर से चिल्लाने लगी कि कार रोको। बाक्योन शॉक होकर पूछता है हिजू ने आवाज़ निकाली। ऑफिसर डैश कैम फुटेज दिखाते जहाँ पे हिजू चिल्ला रही होती है। बाक्योन फुटेज देखकर गुस्सा और हर्ट दोनों होता है, क्योंकि हिजू ने उससे सच छुपाया कि वो बोल सकती है। तो यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ बाक्योन पार्टी में पहुँचता है। इससे पहले वो पुलिस स्टेशन गया था जहाँ उसे पता चल चुका था कि हिजू बोल सकती है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही बाक्योन की नज़र हिजू की माँ पे जाती है, जो हिजू को कहीं पे ले जा रही थी और डांट भी रही थी। बाक्योन छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। जब हिजू की माँ बाहर आती है तो बाक्योन भी उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाता है।
रास्ते में वो उनसे पूछता है कि हीजू बोल क्यों नहीं सकती। हीजू की माँ बताती है कि 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में हीजू ने अपने भाई को खो दिया और उसकी बहन इना डेफ हो गई। इसी के गिल्ट में हीजू ने बोलना बंद कर दिया। बाक्योन पूछता है 20 साल गुजरने के बाद भी उसे अभी तक गिल्ट है, ये थोड़ा अजीब है। उसकी माँ कहती है कि शायद हीजू को लगता है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। बाक्योन पूछता है क्या आपने उसे कोई जिम्मेदारी दी थी। हीजू की मॉम कहती है कि उसने अपने भाई को खो दिया, उसकी बहन इना डेफ हो गई तो वो कैसे नॉर्मल रह सकती है और उसे रहना भी नहीं चाहिए। ये सुन के बाक्योन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है अगली बार मेरी वाइफ से इस तरह बात मत करना। ये सुन के हीजू की मॉम शॉक्ड हो जाती है। पार्टी में बाक्योन को हीजू कहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे किडनैपर का कॉल आता है। बाक्योन को हीजू का कोट मिलता है और वो उसे ढूंढते हुए टेरेस पे आता है। वो देखता है हीजू रेलिंग के एकदम पास खड़ी हुई थी। अचानक से बाक्योन को अपने सामने देखकर हीजू घबरा जाती है और किडनैपर वाला फोन जल्दी से अपने पर्स में छुपा लेती है और पीछे जाते जाते वो गिरने वाली होती, लेकिन बाक्योन उसे बचा लेता है। बाक्योन उसे डांटता है कि तुम रेलिंग के पास क्या कर रही थी, क्या मरना चाहती हो। हीजू घबरा जाती है। बाक्योन पूछता है क्या तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी, पर तुम तो किसी को कॉल नहीं करती। हीजू इस पे कोई जवाब नहीं देती, इसलिए बाक्योन को गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कुछ बोलोगी या फिर मैं फोर्स करूं। वो हीजू के क्लोज जाता है, लेकिन तभी दोजी का मैसेज आता है। दोजी उसे कॉल करके बताता है कि किडनैपर का लोकेशन मिल गया है, वो इसी होटल के आसपास है। बाक्योन को हीजू की फिक्र होती है, लेकिन वो लिफ्ट में जा चुकी होती है। वो हीजू को ढूंढता हुआ नीचे आता है, लेकिन हीजू नीचे सेफ होती है। घर आकर बाक्योन हीजू से पूछता है तुम्हारे घुटने पे वो निशान अभी भी है, याद है जो तुम कुत्ते से डर के भागी थी और गिर गई थी। एक छोटी सी लड़की ऐसे सिचुएशन में अपनी चीख कैसे रोक सकती है। तुम तो अलग ही हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तुम कब तक चुप रहोगी। हीजू को अपने चाइल्डहुड मेमोरी याद आती है फ्लैशबैक में। उसने स्कूल फॉर्म में अपना ड्रीम लिखा था, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर बनना। उसकी मॉम उसे डांटती है कि तुम बोल नहीं सकती, लेकिन ये सपना कैसे देख सकती हो। अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। हीजू रोते हुए घर से भाग गई और एक कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया। वो गिर गई और बाक्योन उसे बचाने आया। बाक्योन उसे बोलता है अपने लिए लड़ना सीखो, चाहे वो तुम्हारी बहन क्यों ना हो या फिर मॉम क्यों ना हो। प्रेजेंट में हीजू सोचते है कि बाक्योन ने हमेशा उसकी केयर किया है, लेकिन मैं उसे सच क्यों नहीं बता पा रही। बाक्योन में अपने रूम में सोचता है कि मैं हीजू से डायरेक्ट पूछूंगा कि वो 20 साल से ये सच क्यों छुपा रही है। अगले दिन बाक्योन के ऑफिस में मीटिंग होती है। सभी लोग मिलकर हीजू को फाइनल करते हैं। बाक्योन का मूड ऑफ होता है। वो अपने फ्रेंड मिस्टर कांग को कॉल करता है और पूछता है क्या तुम अपनी वाइफ से सब कुछ शेयर करते हो। ज़रूरी बातें शेयर करता हूँ, छोटी मोटी बातें छुप भी जाए तो क्या ही होगा। शादी में दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इधर हीजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सिलेक्शन का लेटर मिलता है। उसकी टीम काफ़ी खुश होती है, लेकिन हीजू इमोशनल हो जाती है। वो बाक्योन को थैंक यू मैसेज भेजना चाहती है, लेकिन गलती से एक हार्ट आई इमोजी सेंड हो जाता है। हीजू नर्वस हो जाती है और बाक्योन जो मीटिंग में होता है इमोजी देखकर शॉक्ड हो जाता है। मीटिंग में टीम वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं। बाक्योन इमोजी का रिप्लाई सोचता है और फाइनली कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजता है। हीजू स्माइल करते हुए रिप्लाई में थैंक यू लिखती है। बाक्योन खुश होता है और अपनी टीम से पूछता है कि अगर किसी की नई जॉब लगी हो तो उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। टीम मेंबर्स बताते हैं आपको कुछ स्टाइलिश देना चाहिए। इधर सांगवो और यूरी एक पुराने मेंशन पे विजिट करते हैं। सांगवो बताता है 20 साल पहले मैं यहाँ पे एक अमीर लड़के से मिला था। एक दिन वहाँ पे एक बिल्ली आई। उस लड़के ने चाकू निकाला और कहा इसका पेट काटेंगी, फिर पूंछ और फिर इसके पैर। मैं तो डर ही गया था और वहाँ से भाग गया। इसके बाद काफी सारे बच्चे गायब होने लगे। मुझे लगता है मेंशन से उनके गायब होने का कोई कनेक्शन है। यूरी बोलती है सॉरी, मैंने गलती से बाक्योन को तुम्हारे सेंटर के बारे में बता दिया। यूरी को हीजू के सिलेक्शन का मैसेज मिलता है और वो सांगवो को बताती है। इवनिंग में हीजू क्लोथिंग स्टोर पहुंचती है। बाक्योन ने उसके लिए एक एलिगेंट सूट चुना है। हीजू ट्राई ऑन करती है और बाक्योन बोलता है ये तुम पे परफेक्ट लग रहा है। वो एक और ड्रेस सजेस्ट करता है, लेकिन हीजू उसके लिए मना करती है। हीजू कहते हैं मुझ पे ऐसी ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती। बाक्योन एक दूसरी शॉप में ड्रेस देखता है और हीजू उसे ट्राई करती है। तभी दोजी का कॉल आता है। वो उसे कहता है मैंने किडनैपर की वॉइस एनालाइज की, पर शॉक की बात यह है कि ये कोई लड़की है। बाक्योन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोबारा चेक करो। तभी हीजू नई ड्रेस पहन के बाहर आती है। तभी बाक्योन कहता है तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ देना चाहिए।
लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी ईना शॉप के बाहर से उन्हें देख लेती है। हीजू और बाक्योन डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन हीजू कहती है ये जगह थोड़ी एक्सपेंसिव है, कहीं और चले। तभी सांगू का मैसेज आता है, कांग्रेट्स, मैं और यूरी तुम्हें ड्रिंक के लिए बुलाना चाहते हैं। लेकिन हीजू मना कर देता। तभी बाक्योन बोलता है, नहीं नहीं चलो मैं भी आता हूँ। रेस्टोरेंट में चारों मिलते हैं। सांगू पूछता है, तुम दोनों साथ कैसे? बाक्योन बोलता है, हीजू मुझे ट्रीट दे रही है। सांगू बताता है, हम एक मिसिंग चिल्ड्रन केस पे काम कर रहे हैं। सांगू हीजू से बोलता है, तुम्हारा ड्रीम तो न्यूज एंकर बनने का था ना? फ्लैशबैक में हीजू कॉलेज के ब्रॉडकास्टिंग रूम में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करती है। वो म्यूजिक सुनते हुए वहाँ पे डांस कर रही होती है। सांगू जो वहाँ पे सो रहा होता है उसे देख लेता है और उसे वहाँ पे हीजू पे क्रश हो जाता है। यूरी बोलती है, वाह कितना रोमांटिक है, तुम लोगों ने वहाँ पे फ्लर्ट तो किया होगा ना? बाक्योन पूछता है, फ्लर्ट किया था? हीजू थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। सांगू बोलता है, वो न्यूज़ एंकर बन सकती थी। यूरी अपनी गलती रियलाइज करती है और चुप हो जाती है। हीजू साइन लैंग्वेज में बोलती है, मैं पहले न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, लेकिन अब प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर बन के खुश हूँ। वो वहाँ पे थोड़ी सी ड्रिंक लेती है और बाहर आ जाती है। बाक्योन बाहर आता है और एक चाइल्डहुड मेमोरी याद करता है। फ्लैशबैक में जब वो ईना को पढ़ाता है तो हीजू साथ होती है। ईना ने हियरिंग डिवाइस नहीं पहना था। हीजू लिख के बोलती है, जो तुम उसे पढ़ाओगे मैं उसे बाद में समझा दूंगी। प्रेजेंट में बाक्योन खुश होता है कि हीजू ने हमेशा ईना की हेल्प की है। तभी किडनैपर का कॉल आता है। हीजू शॉप के बाहर से उसे कॉल करती है। क्या तुमने कभी हीजू की आवाज़ सुनी है? बाक्योन बोलता है, 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में ईना डेफ हो गई, लेकिन उसने साइन लैंग्वेज नहीं सीखी। हीजू ने उसके लिए बोलना छोड़ दिया क्योंकि चेयरमैन हांग की बड़ी बेटी डिसेबल थी। शायद उसे फोर्स किया होगा ना बोलने के लिए। हीजू शॉक्ड होकर बोलती है, तुमने कहा तुम हीजू को नहीं छोड़ोगे, अगर ईना वापस आ गई तब भी? बाक्योन बोलता है, मैं हीजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक ब्लैक कार बाक्योन की तरफ आती है। हीजू जोर से बाक्योन चिल्लाती है और उसे बचा लेती है और दोनों गिर जाते हैं। बाक्योन उसके हाथ पे बैंडेज लगाता है। बाक्योन बोलता है, शायद मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, दोबारा बोलो। मैं सुनना चाहता हूँ। हीजू तुम चुप क्यों हो? सीन शिफ्ट होता है। ईना हीजू और बाक्योन के बारे में सोचती है और वो हीजू को मैसेज करती है। घर पे हीजू बाक्योन के चुने हुए सूट को देखती है और स्माइल करती है, लेकिन तभी असली किडनैपर का कॉल आता है और हीजू कॉल उठाती है। अगले दिन प्रेसिडेंशियल ऑफिस में प्रेसिडेंट नए इंटरप्रेटर से मिलते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हीजू बोल नहीं सकती तो वो पूछते हैं कि हम बात कैसे करेंगे। बाक्योन कहता है, मैं साइन लैंग्वेज सीख लूँगा ताकि मैं हीजू से कम्युनिकेट कर सकूँ। प्रेसिडेंट इम्प्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि ये मीडिया के लिए बड़ा स्कोप होगा। बाक्योन हीजू से साइन लैंग्वेज सीखता है। वो उसे एक पेपर देता है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। हीजू उन वर्ड्स को साइन लैंग्वेज में बताती है। बाक्योन कहता है, इंटरप्रेटर हांग हीजू, तुम्हारे साथ काम करके मज़ा तो आएगा। हीजू भी साइन लैंग्वेज में जवाब देती है। इवनिंग में वेलकम पार्टी होती है जहाँ पे दोजे बाक्योन को बताता है कि हमारा सिस्टम हैक हो गया था, लेकिन हमने किडनैपर की वॉइस रिकवर की। ये एक लड़की की ही वॉइस है। बाक्योन वॉइस सुनता है। हीजू वॉशरूम में किडनैपर की बातें याद कर रही होती है। किडनैपर ने कहा था, तुमने बाक्योन को कार से बचाया, लेकिन वो कार तो मैंने भेजी थी। मैं बाक्योन को बर्बाद करना चाहता हूँ क्योंकि उसे मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हीजू पूछती है, तुम असल में हो कौन? किडनैपर कहता है, तुम जल्द ही पकड़ी जाओगी। बाक्योन को हीजू पे शक होता है। वो दोजे से कहता है, मैं तुम्हें एक और ऑडियो भेज रहा हूँ पुलिस डैश कैम का, जिसमें हीजू बोल रही है, इसे किडनैपर की वॉइस से मैच करो। पार्टी में बाक्योन को ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। उसका ड्राइवर उसे घर छोड़ता है, लेकिन बाक्योन कार में रहता है। हीजू उसे लेने आती है, लेकिन दोनों गिर जाते हैं। साथ में बाक्योन का फ़ोन भी गिर जाता है, जिसमें दोजी का मैसेज आता है कि वॉइस 99% मैच कर रही है। तभी हीजू बाक्योन के ऊपर गिरती है और दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है और यहाँ पे एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक इंटेंस सीन से, जहाँ पे बाक्योन एक बुरा सपना देखता है। बचपन में उसे कोई पानी में डुबा रहा होता है। वो डर कर उठता है तो देखता है कि हीजू उसके पास में सो रही है, उसके कंधे पे सर रखकर। हीजू की भी आंख खुलती है तो दोनों ऑकवर्ड मोमेंट में एक दूसरे को देखते हैं। जल्दी से उठकर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बाक्योन सोचता है कि कल रात को क्या हुआ होगा। उसे इतना याद है कि हीजू उसे घर लेके आई थी,
लेकिन उसके बाद का कुछ भी याद नहीं, वो भी इसलिए क्योंकि उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो अपना फ़ोन चेक करता है लेकिन वो डेड हो चुका था। वो उसे चार्ज लगा के बाहर आता है। हीजू उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। बाक्योन पूछता है कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? हम दोनों साथ में कैसे सो रहे थे? हीजू फ़ोन पे टाइप करके बताते कि सब कुछ सच बता दूं। बाक्योन नर्वस होकर बोलता है सब कुछ सच मतलब? तभी दोजे का कॉल आता है और बाक्योन अपने रूम में चला जाता है। दोजे बोलता है किडनैपर की वॉइस और आपने जो ऑडियो भेजी थी उसकी वॉइस 99% मैच करती है। बाक्योन को समझ आ जाता है कि हीजू ही उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन वो सोचता है कि इतना सब कुछ हीजू ने अकेले तो नहीं किया होगा, शायद वो किडनैपर के साथ मिली हुई है। दोजे बोलता है किडनैपर और ब्लैकमेलर का कोई तो कनेक्शन है, क्या आपको किसी पे शक है? बाक्योन बोलता है मुझे पता है कौन है ये, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम दोनों के बीच का कनेक्शन ढूंढो। बाक्योन सोचता है हीजू ऐसा क्यों कर रही है? मैंने उस पर इतना भरोसा किया लेकिन उसने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। उसे हीजू की सारी कॉल्स याद आती है। टेरेस पे फ़ोन पे बात करना, पुलिस डैश कैम में बोलना, ये सारे हिंट्स थे लेकिन मैंने फिर भी इग्नोर किया। मुझे हीजू पे कितना भरोसा था। हीजू ऑफिस में आती है बाक्योन को साइन लैंग्वेज सिखाने। बाक्योन पेपर पे लिखता है लाई, एंगर, अपोलॉजी, हेट, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब का साइन क्या होता है। उसके बाद एक सेंटेंस लिखता है कि मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ कर दूंगा। हीजू इन सब का साइन दिखाती है लेकिन बाक्योन का मूड ऑफ होता है। वो बोलता है आज के लिए बस इतना ही, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाते वक्त हीजू की फाइल से एक पेपर गिरता है जिसमें इमोशंस के साइन लैंग्वेज थे। बाक्योन सोचता है हीजू तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। इधर बाक्योन के डैड को पता चलता है कि ईना वापस आ गई है। बाक्योन की मॉम एक पुरानी फ़ोटो देखते हुए ड्रिंक करती है। उसका हस्बैंड पूछता है तुम इतना क्यों पी रही हो? उसकी मॉम कहती है आज वो दिन है जिस दिन हमने अपना कोई खो दिया था। मिस्टर भी गुस्से में कहते हैं कि आज का वही दिन है जिस दिन हमें नई जिंदगी मिली थी। इस बात को 20 साल हो गए हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बाक्योन की मॉम घर आती है तब फिश टैंक में सारी मछलियों के पेट काटे गए थे। वो एक बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद करती है। वो रो रहा होता है, बाहर वो भी रो रही होती है। ये मिस्ट्री क्या है ये आगे पता चलेगा। हीजू को ईना एक एक्वेरियम में मिलने बुलाती है। हीजू को देख के ईना खुश होती है और बोलती है अब मैं सुन सकती हूँ, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही है। वो हीजू से पूछती है तुम अब भी चुप क्यों हो, तुम बोल सकती हो। हीजू टाइप करके बताती है तुम्हें पता था ना मैं बोल सकती हूँ। ईना हाँ बोलती है और ये भी बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरी वजह से बोलना छोड़ा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें काफ़ी बुरा ट्रीट करा। हीजू गुस्से में साइन लैंग्वेज यूज़ करती है और बोलती है अब जब तुम ठीक हो तो मुझे परमिशन दे रही हो कि तुम बोल सकती हो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। हीजू वहाँ से चली जाती है। ईना उसे मैसेज करती है कि मुझे बाक्योन के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। 3 साल पहले मैं नहीं भागी थी, बाक्योन ने मुझे भेजा था। वो तुमसे शादी करके हांग फैमिली में पॉलिटिकल कनेक्शन बनाना चाहता था। हीजू गुस्से में घर की तरफ भागती है। घर पे बाक्योन हीजू के रूम में उसका बैग चेक कर रहा होता है क्योंकि उसे शक था कि किडनैपर का फ़ोन वहीं पे है। लेकिन हीजू अचानक से वहाँ आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बाक्योन बहाना बनाता है कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रहा हूँ। हीजू उसके फ़ोन पे कॉल करती है और फ़ोन बाहर से रिंग कर रहा होता है। बाक्योन को कबर्ड के नीचे से एक बैग मिलता है। वो उसे खोलने वाला होता है, हीजू उसे छीन लेती है और हीजू बाक्योन के ऊपर गिर जाती है। दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तभी बाक्योन को कल रात वाली किस याद आती है। वो जल्दी से उठकर बाहर चला जाता है। हीजू किडनैपर वाला फ़ोन चेक करती है लेकिन वो सेफ होता है। बाक्योन सुबह जॉगिंग के लिए जाता है तभी 406 का कॉल आता है। बाक्योन बोलता है आज मैंने तुम्हें काफ़ी याद करा। हीजू पूछती है क्यों? बाक्योन बोलता है हम दोनों एक गेम खेलते हैं, हम एक दूसरे से ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे। हीजू पूछती है तुमने ईना के साथ जो डील की थी वो मेरे बारे में थी, आई मीन हीजू के बारे में। बाक्योन कहता है हाँ। बाक्योन पूछता है क्या तुमने हीजू को धमकी दी थी, किडनैपिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, उसके डैड पे अटैक, क्या हीजू तुम्हारे साथ मिली हुई है? हीजू बोलती है हाँ भी और ना भी। हीजू पूछते है क्या तुमने हीजू से शादी बस पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए की थी? बाक्योन बोलता है नहीं, बचपन में मुझे नाइटमेयर्स आते थे, मैं डर कर घर से भागता था। मैंने हीजू को साइन लैंग्वेज यूज़ करते हुए देखा, उसका घर जेल जैसे था, मैं उसे आज़ाद करना चाहता था लेकिन शायद मैंने उसे एक और जेल में डाल दिया है। ये सुनकर हीजू रो पड़ती है।
वो पूछती है तुमने हीजू को हमेशा इनविजिबल पर्सन की तरह क्यों ट्रीट करा। बाक्यून बोलता है अब से मैं उसे अटेंशन, प्यार, सब कुछ दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन इसके बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। हीजू बोलती है ये तुम्हारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। अगले दिन प्रेसिडेंशियल ऑफिस की टीम पिकनिक पे जाती है। बाक्यून ने सबके लिए हार्ट शेप्ड लंच अरेंज करवाया था। बस में हीजू के पास एक नया इंटरप्रेटर आके बैठता है। वो उसे कॉफ़ी ऑफर करता है। ये देखकर बाक्यून जेलस होकर उसके पास आता है और बोलता है इसे कार सिकनेस है, तुम पीछे जाके बैठ जाओ। ये बोलकर वो खुद हीजू के पास बैठ जाता है। वो कॉफ़ी फेंक देता है और हीजू को जूस देता है। ये देखकर हीजू थोड़ी शॉक्ड होती है। इधर यूरी और सांगवून नूरी ड्रीम सेंटर आए थे। वो बच्चों के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लाए थे। एक बच्ची सांगवू की पुरानी फ़ोटो एल्बम लेके आती है जिसमें सांगवू की काफ़ी सारी फ़नी फ़ोटोज़ होती है। सांगवू शर्मा कर एल्बम छुपाने लगता है, लेकिन उसमें से एक ग्रुप फ़ोटो गिर जाती है। सांगवू के 3 दोस्त जो 20 साल पहले गायब हो गए थे। सांगवू वहाँ के प्रिंसिपल से पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। प्रिंसिपल बताती है इनमें से शायद एक बच्चा गायब हुआ था। सांगवू सोचता है दूसरा ट्विन कहाँ है। किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करता है प्लान चेंज, आज ही डी-डे है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस में हीजू सो जाती है। बाक्यून उसे अपना कंधा देता है सोने के लिए, ताकि वो उस पर आराम से सर रख के सो सके। वो अपने हाथ से उसके चेहरे पे आ रही धूप को रोकता है। डेस्टिनेशन पे टीम कंपटीशन शुरू होता है। मिस्टर कांग बोलते हैं अपनी अपनी टीम बनाओ। नया इंटरप्रेटर हीजू के साथ टीम बनाना चाहता है, लेकिन बाक्यून उसे वहाँ से भी भगा देता है और वो हीजू के साथ टीम बनाता है। पहला गेम होता है रोप जंपिंग। बाक्यून बोलता है पहले मैं जाऊँगा, तुम बाद में आना, लेकिन बेचारा रोप से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। हीजू टाइप करती है पहले मैं जाऊँगी, तुम बाद में आना। उसके बाद दोनों एक साथ कूदते हैं और ये गेम जीत जाते हैं। दूसरा गेम होता है 3 लेग रेस। इसमें भी बाक्यून और हीजू की टीम जीत जाती है। बाक्यून एक्साइटेड होकर हीजू को अपनी गोद में उठा लेता है और घुमाने लगता है। फिर पूरी टीम उन्हें देखती है तो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। वो हीजू को नीचे उतारता है। मिस्टर कांग कहते हैं बोलो आपको क्या गिफ्ट चाहिए। बाक्यून बोलता है मुझे हीजू के साथ एक फ़ोटो चाहिए। दोनों ऑकवर्डली दूर खड़े होते हैं। मिस्टर कांग कहते हैं अरे थोड़ा पास आओ। दोनों पास आकर अपने हाथों से हार्ट बनाते हैं और ये फ़ोटो एकदम परफेक्ट आती है। उसके बाद ये लोग हाइकिंग पे जाते हैं। सब थक जाते हैं, लेकिन हीजू और बाक्यून टॉप पे पहुंच जाते हैं। बाक्यून हीजू को अपना जैकेट देता है क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंड होती है। उसके बाद सब ग्रुप फ़ोटो के लिए पोज देते हैं। तभी बाक्यून के फैंस वहाँ पे आ जाते हैं उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने, जिसकी वजह से बाकी टीम मेंबर्स पीछे हट जाते हैं। हीजू एकदम रेलिंग के पास होती है। तभी एक टीममेट चिल्लाती है कोई गिर गया। बाक्यून देखता है हीजू यहाँ से गायब है। उसे लगता है हीजू नीचे गिर गई। जल्दी से रेस्क्यू टीम आती है और सब लोग हीजू को ढूंढने लगते हैं। बाक्यून भी खुद साथ में ढूंढ रहा होता है, लेकिन हीजू से नहीं मिलती। हीजू का फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। रात हो जाती है और किसी को भी कोई भी क्लू नहीं मिलता। हीजू को होश आता है क्योंकि वो खाई में गिर चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। उसे याद आता है कि किसी ने उसे धक्का दिया, लेकिन वो चेहरा नहीं देख पाई। उसका फ़ोन भी टूट चुका था। वो देखते कि किडनैपर का फ़ोन सेफ होता है। वो किडनैपर वाले फ़ोन से बाक्यून को कॉल करती है। वो जल्दी से कॉल उठाता है और कहता है हीजू कहाँ है। 406 तुम इसके साथ हो ना। हीजू सोचते हैं कि शायद बाक्यून को अभी भी नहीं पता कि मैं ही 406 हूँ। हीजू रो के बोलते हैं कि तुमने तो कहा था जब वो मर जाए तब कॉल करना, तो अब वो मरने वाली है, उसे बचा लो आके। बाक्यून कहता है हीजू के बैग में एक फ्लेयर रखा है, उसे जलाओ और आसमान में छोड़ दो। हीजू काफ़ी पेन में भी फ्लेयर निकालती है और उसे जलाती है। बाक्यून उस फ्लेयर को देख लेता है और उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। बाक्यून कहता है हीजू को बोलो मैं आ रहा हूँ, वो घबराए नहीं। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि जब बाक्यून ड्रिंक था और हीजू उसके पे गिरी थी, तब बाक्यून ने धीरे से कहा था आई लाइक यू हीजू। ये हीजू ने सुन लिया था। वो स्माइल करती और उसके पास सो जाती है और यहीं पे एपिसोड 6 एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहाँ हीजू अपने 20 साल पुराने पास्ट को याद करती है, जब वो 10 साल की थी अपनी बड़ी बहन ईना और अपने छोटे भाई मिन्हो के साथ। ये सब अम्यूजमेंट पार्क गए थे। वापस आते वक्त उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मिन्हो मर गया और ईना डेफ हो गई और हीजू के वोकल कॉर्ड्स इंजर्ड हो गए। हीजू की मॉम ने उसे फोर्स किया चुप रहने के लिए। अगर हीजू बोली तो ईना और ज़्यादा दुखी हो जाएगी। हीजू ने अपनी मॉम के लिए बोलना छोड़ दिया, लेकिन उसकी मॉम ने कभी उसकी केयर या फिर उसका प्यार नहीं किया।
फ्लैशबैक में छोटा बाक्योन दिखता है जो चुपके से हीजू को पार्क में देखता है। वो हीजू के लिए छोटी छोटी चीजें करता था। वो हीजू की काफी केयर करता था। हीजू सोचती है बाक्योन ने हमेशा मेरी केयर की, हमेशा मुझे नोटिस किया। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है और हीजू को होश आता है। बाक्योन उसके पास बैठा हुआ होता है, उसका हाथ पकड़े। बाक्योन इमोशनल होकर बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हीजू उसका हाथ टाइट पकड़ती और बोलती है मत जाओ। बाक्योन रोते हुए बोलता है मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि हीजू को 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए ताकि वो जल्दी से रिकवर कर पाए। हीजू सोचती है मैंने 406 बन के बाक्योन से बात की, क्या उसे पता चल गया कि मैं ही 406 हूँ। इधर बाक्योन के डैड को खबर मिलती है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस की ट्रिप पे कोई गिर गया। वो अपने पॉलिटिकल एडवाइजर से बोलते हैं ये एक्सीडेंट नहीं अटैक था। इसका फायदा उठाते हैं। मीडिया में बोलते हैं बाक्योन के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। मिस्टर बिग के एडवाइजर मीडिया में ड्रामा शुरू कर देते हैं और मीडिया में हेडलाइन चलाते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बेटे पे अटैक हुआ है। बाक्योन को ये सब सुन के काफी गुस्सा आता है। हॉस्पिटल में 2G बाक्योन से मिलता है और बताता है हीजू के एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे कोई CCTV फुटेज नहीं था, लेकिन हमें उसके बैकपैक के पास एक नोट मिला, बाक्योन हमें माफ कर दो। और उसके पास में एक फ़ोन भी मिला। 2G दिखाता है किडनैपर वाले फ़ोन में एक रिमोट कंट्रोलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। 2G बोलता है इससे कोई भी डिवाइस हैक हो सकता है, शायद किडनैपर ने इससे हीजू को ट्रैक किया होगा। बाक्योन बोलता है इस सॉफ्टवेयर के कोड को हैक करो, किडनैपर की लोकेशन को ट्रैक करो और पुलिस को हीजू के बारे में कुछ भी मत बोलो, मैं इसके बारे में खुद रिपोर्ट करवाऊंगा। हीजू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। घर पे बाक्योन हीजू के लिए कुछ बनाता है। बाक्योन बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बाक्योन बोलता है मुझे पता है, तुम बोल सकती हो, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। 406, अगर 406 मेरी हेल्प नहीं करता तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 406 को माफ़ कर दूँ या फिर उसे पुलिस के हवाले कर दूँ। ये सुन के हीजू घबरा जाती है। इधर इना हीजू की मॉम से मिलती है। इना बोलती है मैं इधर हीजू की हेल्प के लिए आई हूँ, क्या वो बाक्योन के साथ रहेगी जब उसे पता चलेगा कि बाक्योन ने उससे शादी सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए की थी। हीजू की मॉम बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इना के पास एक पार्सल आता है 3 साल पहले, जिसमें मिस्टर बीक और बाक्योन के बिजनेस डील के डॉक्यूमेंट थे जो कि हॉन्ग फैमिली से जुड़े थे। इना बोलती है मुझे लगा ये आपने भेजा है ताकि मैं बाक्योन से शादी ना करूं। हीजू की मॉम बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इस पार्सल का राज क्या है ये आगे पता चलेगा। बाक्योन के डैड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामा करते हैं मेरे बेटे के खिलाफ पॉलिटिकल अटैक हुआ है। बाक्योन गुस्से में घर आता और बोलता है मेरी परमिशन के बिना आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, कल मैं खुद प्रेस को क्लियर करूंगा। मिस्टर बिग चिल्लाते हैं तुम बाक फैमिली का नाम भूल गए, ये सब मैंने तुम्हें दिया है। बाक्योन बोलता है मैंने कभी भी आपका नाम नहीं मांगा और जो वहाँ पे गिरा वो हीजू थी, मेरी इंटरप्रेटर। मिस्टर बिग शॉक्ड होकर पूछते हीजू मिस्टर हंग फैमिली की लड़की, तुमने उसे रखा इंटरप्रेटर के लिए। बाक्योन बोलता है क्यों, आप इतना शॉक्ड क्यों वो डिजर्व नहीं करती। क्या आपको जलन हो रही है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस में आपकी जगह पहले वो आ गई। बाक्योन गुस्से में बोल के वहाँ से निकल जाता है। सांगवू और यूरी मिसिंग किड केस पे काम कर रहे होते हैं। सांगवू को पता चलता है कि जॉन्ग जिंगसॉक नाम का आदमी उस मेंशन का ऑनर था जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। यूरी बोलती है क्या जिन जिंगसॉक किडनैपर का पार्टनर है। सांगवू अपने पुराने फ्रेंड से मिलता है। वो बताता है कि जुड़वा भाई मिनहो को शायद हॉन्ग फैमिली ने अडॉप्ट किया था। सांगवू सोचता है क्या मिनहो हीजू से जुड़ा हुआ है। हीजू हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में बाक्योन के साथ रहती है। बाक्योन उसके लिए फ्रूट्स, क्लोथ्स और डेली यूज का सामान लाया था। हीजू साइन लैंग्वेज में पूछती है तुम यहाँ पे रहोगे। बाक्योन बोलता है हाँ, फैमिली मेंबर्स को तो साथ रहना चाहिए ना, कल रात भी हम साथ ही सोए थे। हीजू शॉक्ड होती है और सोचती है कल रात को क्या हुआ था। बाक्योन उसके लिए शावर रेडी करता है। वो उसे शावर के लिए बुलाता है। हीजू डर से सोचती है क्या ये साथ में नहाएगा। बाक्योन उसके बाल धोता है, उसके हेयर ड्राई करता है। हीजू पूछती है तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। बाक्योन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे रिग्रेट है कि मैंने 3 साल तक तुम्हें अकेला छोड़ा। हीजू इमोशनल हो जाती है। बाक्योन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और बाक्योन सोफे पे सोने चला जाता है। रात को हीजू उठकर देखती है कि बाक्योन सोफे पे नहीं है।
वो उसे कॉल करती है लेकिन बाक्योन मैसेज करता है कि तुम सो जाओ, मैं किसी के कॉल का वेट कर रहा हूँ। हीजू किडनैपर वाले फ़ोन से 406 बन के बाक्योन को कॉल करती है। बाक्योन बोलता है मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था, तुम्हारी वजह से मैं हीजू को बचा पाया। हीजू बोलती है तुम्हें नहीं जानना मुझे हीजू की लोकेशन कैसे मिली। बाक्योन बोलता है इसके अलावा मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है, तुम 20s में हो और एक लड़की हो। हीजू ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। बाक्योन फ्लर्ट करता है कि क्या तुम ब्यूटीफुल हो, तुमसे बात करके मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। हीजू गुस्से में बोलती है पागल वागल हो गए हो क्या, तुम्हारी वाइफ नहीं है क्या, तुम्हारी वाइफ है फिर भी तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। बाक्योन बोलता है मेरी वाइफ तो सो रही है, मेरे पास एक ऑफर है, तुम मुझे किडनैपर के बारे में सब कुछ बताओ, हम मिलके उसे साथ में पकड़ लेंगे। ये जो किडनैपर के बारे में बताती है वो हकलाता है। उसकी एक आंख ब्लू है और एक आंख ग्रीन, और उसका शायद एक पार्टनर भी है। बाक्योन बोलता है थैंक यू 406, तुम मेरे साथ सेफ हो। अगले दिन बाक्योन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है ये एक्सीडेंट नहीं क्रिमिनल अटैक है, मुझे 2 महीनों से धमकियाँ मिल रही है। वो हीजू का नाम नहीं लेता और किडनैपर का स्केच उसकी सारी बातें बताता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। मिस्टर बिग गुस्से में बोलते हैं तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। बाक्योन बोलता है मैं हीजू को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि किडनैपर को हमारी फैमिली के सारे सीक्रेट्स पता है। बाक्योन की मॉम बोलती है कौन है ये किडनैपर, वो हॉन्ग फैमिली और हमारे सीक्रेट्स कैसे जानता है। किडनैपर न्यूज़ में अपना स्केच देखता और अपने पार्टनर को मैसेज करता है तुमने हीजू को धक्का दिया और मेरा स्केच मीडिया के सामने आ गया। पार्टनर बोलता है टारगेट बाक्योन था, मैं उसके किसी क्लोज को हाइड करना चाहता था, हीजू से मेरा फ़ोन वापस ले लो। हीजू को किडनैपर का कॉल आता है। वो बोलता है तुमने मुझे इग्नोर करा, मेरा फ़ोन वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हीजू कॉल कट कर देती है लेकिन उसके मैसेज से डर जाती है। वो अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर दे लेकिन तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। बाहर से कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। हीजू चिल्लाती है लेकिन बाहर से बाक्योन बोलता है हीजू मैं हूँ। हीजू दरवाज़ा खोलती है और जल्दी से बाक्योन को गले लगा लेती है। बाक्योन पूछता है क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो। हीजू साइन लैंग्वेज में बताते हैं सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। बाक्योन लाइट्स ऑफ करता और बोलता है सो जाओ मैं यहीं हूँ। हीजू उसका हाथ पकड़ती और बाक्योन उसके पास ही सो जाता है। सुबह हीजू किडनैपर वाला फ़ोन लेके टेरेस पे आती है। 406 बन के बाक्योन को कॉल करती है मैंने तुम्हें ब्लैकमेल करा, किडनैपर का साथ दिया, इसकी जो भी सज़ा है मुझे मंजूर है, ये फ़ोन मैं तुम्हें दे रही हूँ, इस फ़ोन से किडनैपर मुझे ढूंढ सकता है। बाक्योन बोलता है एक एड्रेस भेज रहा हूँ उस पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एड्रेस अम्यूज़मेंट पार्क का होता है जहाँ पे हीजू 20 साल पहले गई थी। हीजू वहाँ जाती है, बाक्योन उसे कॉल पे गाइड करता है। वो बोलता है मेरे को राउंड के पास जाओ और वहाँ से आइसक्रीम खा लो। हीजू को अपना बचपन याद आने लगता है, वो इमोशनल हो जाती है। वो बाक्योन से पूछती है तुम कहाँ हो। बाक्योन बोलता है मैं टावर के ऊपर हूँ, वहाँ आ जाओ। हीजू ऊपर जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाक्योन बोलता है मैं तुमसे मिलने का वेट कर रहा हूँ 406। हीजू बोलती है तुम्हें सब पता था, ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की। बाक्योन उसके पीछे आता है, फ़ोन उठाता और बोलता है थैंक यू हीजू, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हीजू रोने लगती है। बाक्योन उसके आंसू पूछता है और दोनों में काफ़ी रोमांटिक किस होती है। और यहीं पे एपिसोड 7 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। बाक्योन ने हीजू को अम्यूज़मेंट पार्क में इसलिए बुलाया क्योंकि उसने हीजू की एक बचपन की फ़ोटो देखी थी। उस फोटो में हीजू काफ़ी खुश थी। उसके बाद बाक्योन हीजू को घर ले आता, उसके लिए खाना बनाता है। हीजू को उसके हाथ का बनाया हुआ खाना काफ़ी पसंद आता है। बाक्योन कहता है अब से हम दोनों साथ में खाना खाएंगे ताकि ये घर जैसा फील हो ना कि जेल जैसा। हीजू कहती है मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये जेल है। बाक्योन कहता है तुमने तो कभी नहीं कहा लेकिन ये फील हो जाता है। हम 3 साल तक एक कपल की तरह नहीं रहे, ना बातें, ना आई कांटेक्ट, ना साथ में खाना खाना। बाक्योन कहता है मैं डर गया था, मुझे लगा तुम ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती, इसलिए मैंने हमारे बीच में एक बाउंड्री बनाई। मैं नहीं चाहता था कि मुझे तुमसे प्यार हो, लेकिन इसके बाद भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। हीजू कहते हैं 3 साल तक हमारा ना तो कोई कांटेक्ट था, ना हम साथ में सोए। ये बोल के हीजू चुप हो जाती है। बाक्योन कहता है अगर तुम्हें अलग रूम में सोना पसंद नहीं था तो तुम बोल सकती थी। हीजू कहती है अरे मेरा ये मतलब नहीं था,
जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ, घर में लाइट्स होती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि घर में तुम होती हो। तुम्हें देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इस पूरी दुनिया के शोर में एक तुम ही हो जो शांत हो। मुझे देख के तुम्हें काफ़ी अच्छा लगता है। हीजू कहते हैं ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद हीजू किडनैपर का मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा होता है बाक्योन का सच जल्दी सामने आएगा। बाक्योन बोलता है तुम चिंता मत करो, दोजी इस फ़ोन को जल्दी हैक कर लेगा जिससे किडनैपर की लोकेशन जल्दी ट्रैक हो जाएगी। हीजू कहती है तुम्हें पता था मैं 406 हूँ, फिर भी तुमने मुझे माफ़ किया। क्या मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट कर पाऊंगी तुम्हारे सीक्रेट जानने के बाद। बाक्योन हीजू का हाथ पकड़ता बोलता है मैं जल्द ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस मुझ पे भरोसा रखो। वो हीजू को गले लगाता है लेकिन उसके मन में अभी भी डर होता है कि हीजू उसे एक्सेप्ट कर पाएगी। इधर किडनैपर का पार्टनर उसे कॉल करता है क्या तुमने हीजू से फ़ोन वापस लिया। किडनैपर बताता है मैं गया था लेकिन वापस नहीं ला पाया क्योंकि बाहर सिक्योरिटी थी और वहाँ पे बाक्योन भी था, लेकिन मैं उस बाक्योन से सब कुछ छीन के रहूँगा। अब ये किडनैपर उसका पार्टनर बाक्योन के पीछे क्यों पड़े ये आगे पता चलेगा। बाक्योन के पेरेंट्स टीवी पे किडनैपर की न्यूज़ देखते हैं। मिस्टर बिग कहते हैं ये अलग अलग आँख ही और ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। मिस्टर बिग डरते हुए बोलते हैं 20 साल पहले जो हुआ क्या वो वापस आ गया है। अगर ये सच सामने आया तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बाक्योन की बॉम्ब एक बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद करती है। वो बच्चा चिल्लाता है मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन ये बच्चा बाक्योन नहीं था, इसकी मिस्ट्री क्या है। अगली सुबह हीजू को एक बुरा सपना आता है। बाक्योन एक जंगल में खो गया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। वो डर कर उठती है और बाक्योन के रूम में चली जाती है। बाक्योन को सोता हुआ देख के उसे सुकून मिलता है। वो उसके पास बैठती है, तभी बाक्योन की आंख खुलती है। क्या हुआ, इतनी सुबह क्यों डर रही हो। हीजू बोलती है मुझे लगा तुम चले गए। बाक्योन उसे गले लगाता है और बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मैंने 3 साल में पहली छुट्टी ली है, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। हीजू बोलते हैं मैं हमेशा सोचती थी कि अगर हम नॉर्मल कपल होते तो हम साथ में सुबह घूमने जाते, पार्क में बैठते और साथ में खाना खाते, कैसा होता। बाक्योन बोलता है आज से वही करेंगे जो तुम चाहती हो। दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी मिस्टर कांग का कॉल आता है। बाक्योन इमरजेंसी है, जल्दी से ऑफिस में आओ। बाक्योन गुस्से में बोलता है आज मेरी पहली छुट्टी है। तभी हीजू से जाने के लिए कहती है। इधर मिस्टर बिग के ऑफिस के बाहर बड़े बड़े बुके आए हुए थे जिसमें लिखा होता है बिग जांगो का ग्रैंडसन, बिग योंग का बेटा बाक्योन, मुझे तुम्हारा सच पता है। ये बुके मीडिया में वायरल हो जाते हैं। मिस्टर बिग सोचते हैं ये मिस्टर हांग ने भेजा है। वो गुस्से में उसके ऑफिस जाते हैं। इधर ऑफिस में बाक्योन आता है, उसे पता चलता है मिस्टर कांग ने उसे ऐसे ही बुलाया था, उसे अपना सपोर्ट दिखाने, क्योंकि 2 हफ्तों से किडनैपर बाक्योन को टारगेट कर रहा था। ये देख के बाक्योन को गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी पहली छुट्टी हीजू के साथ बिताना चाहता था। तभी दोजे बाक्योन को बताता है ये किडनैपर की लास्ट लोकेशन का पता चल चुका है। वो एड्रेस देखने के बाद बाक्योन अकेला वहाँ पे चला जाता है और दोजे से पुलिस को बताने के लिए मना करता है। इधर किडनैपर हीजू को मैसेज करता है, मैंने कहा था ना तुम बाक्योन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम जानना नहीं चाहती। ये बोलकर वो हीजू को एक वीडियो भेजता है जिसमें किसी आइडल ग्रुप का इंटरव्यू चल रहा होता है और नीचे कैट्स सेंटर के बच्चों की न्यूज़। उधर बाक्योन को उसका रिपोर्टर फ्रेंड बताता है क्या उन बुके पे जो लिखा हुआ था वो सही है। बाक्योन कहता है वही पता लगाने के लिए मैं जा रहा हूँ। इधर हीजू मिसिंग बच्चों की केस पे सांगवू से बात करने आती है। सांगवू उसे सब कुछ बताने लगता है। वहीं पे बाक्योन किडनैपर के लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है जो कि वही मेंशन होता है जहां पे सांगवू की टीम मास्क लगा के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। इसके बाद ही वो बच्चे गायब होने लगे थे। सांगवू हीजू को मेंशन के बाहर ले जाता और बताता है ये वही जगह है जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। हीजू पूछती है क्या बाक्योन इससे कनेक्टेड है। सांगवू कहता है अंधेरा हो गया, कल सुबह बात करते हैं। इधर बाक्योन मेंशन के अंदर जाता है जहाँ पे एक टीवी ऑन होता है, उसमें वही वीडियो चल रहा होता है जो किडनैपर ने हीजू को भेजा था। वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीन पे लिखा होता है बाक्योन तुम एक किलर हो, तुमने बच्चों को मारा है। बाक्योन शॉक्ड हो जाता है, वो अपने बचपन का फ्लैशबैक याद करता है। एक रात वो किसी बूढ़े आदमी के साथ उसके घर में सोता है। बाहर से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाक्योन बाहर देखता है, वहीं पे एक बूढ़ा आदमी उस बच्चे को डुबाने लगता है। वो बच्चा बाक्योन के देखता है और हेल्प मांगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बाक्योन की आंखें बंद करता और बोलता है ये सपना है। बाक्योन सोचता है क्या मैं उस बच्चे को नहीं बचा पाया। बाक्योन मेंशन से बाहर निकलता है, तभी उसे हीजू और सांगवू कार में दिखाई देते हैं।
वो उनके पीछे भागता और हिजू को कॉल करता है, लेकिन हिजू कॉल नहीं उठाती। सांगवू पूछता है तुम्हें कौन कॉल कर रहा है। हिजू साइन लैंग्वेज में बताती है मैं कैसे बात करूं। तभी सांगवू बोलता है मुझे पता है तुम बोल सकती हो। ये सुन के हिजू शॉक्ड हो जाती है। तभी बाक्योन के कार को ओवरटेक कर लेता है। वो हिजू को अपनी कार में बैठाता है और सांगवू को धमकाने लगता है हिजू के पास दोबारा मत आना। सांगवू पूछता है तुम्हें इस केस से क्या प्रॉब्लम है। बाक्योन बोलता है मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे पता है तुम्हें किडनैपर के पार्टनर हो। सांगवू कंफ्यूज हो जाता है। कार में बाक्योन हिजू से पूछता है तुम सांगवू के साथ क्यों थी। हिजू उसे किडनैपर का वीडियो दिखाती है। बाक्योन कार रोकता है और बोलता है तो तुम मुझे शक कर रही हो। हिजू बोलती है मैं डर गई थी, मुझे सुबह बुरा सपना आया था, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। बाक्योन उसे गले लगाता है बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हिजू बोलती है तुम्हारा कोई भी सीक्रेट हो मुझे एक्सेप्ट है। इधर ईना अपने डैड मिस्टर हॉन्ग से मिलती है और एक डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। ये बाक्योन का है जो मुझे 3 साल पहले शादी के एक दिन पहले मिला। बाक्योन का डीएनए उसके पेरेंट्स से मैच नहीं है। मिस्टर हॉन्ग बोलते ये मुझे पहले से पता है, इसलिए मैंने तुम्हें शादी से रोका। ईना बोलती है तो ये रिपोर्ट किसने भेजी। मिस्टर हॉन्ग बोलते हैं 20 साल पहले का सच अब छुप नहीं सकता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर हॉन्ग और बिग जांगो के सर पे गन रखते हैं और एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है बिग फैमिली मिस्टर हॉन्ग फैमिली की हर बात मानेगी। उसके बाद मिस्टर हॉन्ग बोलते हैं उस एक्सीडेंट के बाद मैंने पुलिस को रोका क्योंकि मिस्टर बिग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। ये एक्सीडेंट और एग्रीमेंट का क्या सच है ये आगे पता चलेगा। बाक्योन के पेरेंट्स एक टीवी इंटरव्यू देते हैं। उसकी मॉम बोलती है मैं अपने बेटे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसकी मॉम किसी बच्चे को बोल रही होती है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन वो बच्चा बाक्योन नहीं होता। एक फिश शॉप में एक बूढ़ा आदमी बाक्योन की न्यूज़ देखता है। वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में कॉल करता है। वो मिस्टर कांग को बोलते हैं बाक्योन को बोलो वो जिंदा है। मिस्टर कांग बाक्योन को ये मैसेज देते हैं। बाक्योन पूछता है कौन जिंदा है। मिस्टर कांग बोलते हैं कॉल जॉन फिशिंग शॉप से आया था। बाक्योन उस शॉप के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपना बचपन याद करता है। वो एक बूढ़े आदमी के साथ रहता था जो उसे प्यार से खाना खिलाते थे। एक दिन वो बूढ़ा आदमी उसे एक कार में भेज देता है और दोनों रो रहे होते हैं। बाक्योन सोचता है क्या वो बूढ़ा आदमी मुझे बचा सकता है। हिजू घर पे पिकनिक की फोटोज देख रही होती है। हर फोटो में बाक्योन उसे प्यार से देखता है। हिजू ये देख के इमोशनल हो जाती है। तभी दरवाजे पे कोई आता है और वो ईना होती है। ईना हिजू को बाक्योन का डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। बाक्योन मिस्टर बिग का बेटा नहीं है, इसलिए मैं ये शादी छोड़ के चली गई थी। हिजू शांत रहती है और बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाक्योन मेरा हस्बैंड है चाहे वो कोई भी हो। ईना बोलती है तुम्हें सच पता लगाना चाहिए। हिजू बोलती है बाक्योन ने मेरा सच एक्सेप्ट करा तो मैं भी करूँगी। इधर बाक्योन फिशिंग शॉप पे पहुँचता है, लेकिन शॉप से धुआं निकल रहा होता है। वो भाग के अंदर जाता है। अंदर वो बूढ़ा आदमी बेहोश होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से बड़ा धमाका होता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और यह एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहाँ पे फिशिंग शॉप पे बम ब्लास्ट हुआ था। बाक्योन और बूढ़ा आदमी धुएं के कारण गिर जाते हैं। बाक्योन को चोट लगती है, लेकिन वो फिर भी मिस्टर जोंग को उठाने की कोशिश करता है। तभी सांगवो वहाँ पे पहुँचता है और दोनों को बाहर निकाल कर हॉस्पिटल ले जाता है। इधर हिजू के घर पे ईना बोलती है बाक्योन मिस्टर बिग का बेटा नहीं है, बिग फैमिली ने तुम्हें धोखा दिया है, बाक्योन उनका असली बेटा नहीं है, तुम इस शादी में कर क्या रही हो। हिजू बोलती है बाक्योन ने भी मेरे सारे सीक्रेट्स एक्सेप्ट करे थे, मैंने भी झूठ बोला था कि मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे भी उसके सारे सीक्रेट एक्सेप्ट है। हिजू की आवाज सुन के ईना इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है बचपन में तुम मुझे ओन्नी बोलती थी, मुझे काफी अच्छा लगता था, तुम्हारी आवाज सुन के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट किसने भेजा मुझे नहीं पता, किसी ने मेरी शादी रुकवाने की कोशिश की। हिजू पूछती है क्या ये किडनैपर ने भेजा। ईना बोलती है शायद, लेकिन ये सच है कि बाक्योन मिस्टर बिग का बेटा नहीं है। हॉस्पिटल में बाक्योन को होश आता है। वो सांगवू से पूछते हैं मिस्टर जोंग का है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सांगवू से आईसीयू के बाहर ले जाता है जहाँ पे मिस्टर जोंग का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। सांगवू बोलता है मैंने तुम दोनों को बचाया, लेकिन तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे और हिजू से तुम्हारा क्या रिलेशन है। बाक्योन बोलता है हिजू मेरी जिंदगी है, मिस्टर जोंग ने मुझे बचपन में पाला था और वो मिसिंग किड केस के विटनेस है।
किडनैपर और केस का कल्प्रिट एक ही है। ये सुन के सांगवू शॉक्ड हो जाता है। बाक्योन बोलता है अब तो मिस्टर जोंग को प्रोटेक्ट करो। इधर हेजू बार बार बाक्योन को कॉल करते है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो डर कर पुलिस स्टेशन कॉल करती है, मेरे हस्बैंड मिसिंग है, उन्हें पिछले महीने से काफी धमकियां आ रही है। पुलिस बोलती है 6 घंटों से ज्यादा अभी टाइम हुआ नहीं है, इसलिए हम रिपोर्ट नहीं ले सकते। वैसे आपके हस्बैंड का नाम क्या है? ये सुनकर हेजू कॉल कट कर देती है। वो डीएनए रिपोर्ट देखती है और बिग फैमिली के घर पे जाती है। वहाँ बाक्योन की मॉम से बोलती है बाक्योन मिसिंग है, पुलिस रिपोर्ट करो। उसकी आवाज सुन के मिस्टर बिग शॉक्ड हो जाते हैं। हेजू बोलती है मैं जानती हूँ बाक्योन आपका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। चेयरमैन जांगो ने उसे 15 साल तक क्यों छुपाया? मिसेस बिग बोलती है हाँ बाक्योन हमारा असली बेटा नहीं है, लेकिन हम उसे काफी प्यार करते हैं, हमने उसे अपनी बेटे की जगह लिया। हेजू बोलती है तो बाक्योन को ढूंढो वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तभी मिस्टर बिग फैमिली का सर्वेंट बोलता है असली बिग बेटे की आंखें अलग अलग थी। हेजू को किडनैपर याद आता है जिसकी भी आंखें अलग अलग थी। वो सोचते है क्या किडनैपर ही असली बिग बेटा है जो अपनी जगह वापस लेना चाहता है। हेजू को सांगवू का कॉल आता है, वो बोलता है बाक्योन हॉस्पिटल में है। वो रोती हुई हॉस्पिटल जाती है। सांगवू से पूछती है बाक्योन कहाँ है, वो ठीक तो है ना? सांगवू बताता है वो आईसीयू में है लेकिन वो खतरे से बाहर है, मैंने उसे और मिस्टर जोंग को शॉप से बाहर निकाला। तभी एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जब सांगवू मिसिंग किड केस पे बात करने के लिए मिस्टर जोंग से मिलने गया था। मिस्टर जोंग ने उसे भगा दिया था, लेकिन जब वो वापस आया तो वहाँ पे शॉप में आग लगी हुई थी। सांगवू बोलता है मुझे नहीं पता शॉप में आग कैसे लगी, लेकिन बाक्योन तुमसे बहुत प्यार करता है। हेजू बाक्योन के पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इधर यूरी सांगवू को कॉल करती है, बोलती है हमारा क्राइम रिपोर्ट शो कैंसिल होने वाला है, एक पावरफुल आदमी इसे रोकना चाहता है। सांगवू कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में बिजी होता है। यूरी बाक्योन के रिपोर्टर फ्रेंड से मिलती है जो उसका सीनियर होता है। वो यूरी से पूछता है मिसिंग किड केस की डिटेल्स क्या है। यूरी बोलती है केयर सेंटर से 4 बच्चे गायब हुए थे, 2 जुड़वा भाई थे जिसका दूसरा भाई भी जिंदा है। वो बोलता है दूसरे भाई का भी नाम पता लगाओ। किडनैपर को उसके पार्टनर मास्टर का मैसेज आता है। मास्टर बोलता है तुमने शॉप में आग लगाई, ये पागलपन बंद कर दो वरना प्लान खराब हो जाएगा। शुक्र है बाक्योन जिंदा है। किडनैपर बोलता है मैं बिग फैमिली को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। मास्टर बोलता है मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अब ये मास्टर कौन है ये आगे पता चलेगा। बाक्योन को एक बुरा सपना आता है। फ्लैशबैक में मिस्टर जोंग चेयरमैन जांगो के लिए काम करते थे। एक दिन जांगो अपने ग्रैंडसन के साथ आता है और मिस्टर जोंग को एक सूटकेस देता है। मिस्टर जोंग उसे बोट पे ले जाते हैं। छोटा बाक्योन पूछता है वो बच्चा कौन है। मिस्टर जोंग उसे चुप रहने को बोलते हैं। उसी वक्त बाक्योन को चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो बाहर देखता है तो जांगो अपने ग्रैंडसन को पानी में डुबा रहा होता है। बच्चा चिल्लाता है बचाओ। जांगो बोलता है तुम मॉन्स्टर हो, तुमने बच्चों को मारा, मछलियों को मारा, तुम्हें मरना ही होगा। मिस्टर जोंग बाक्योन को अंदर ले जाते हैं। उसके बाद चेयरमैन जांगो बाक्योन से बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हें नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम मेरी जगह लोगे, आज से तुम मेरे नए ग्रैंडसन हो। सपने से बाक्योन डर जाता है और उठ जाता है। हिजू इसके पास होती है, वो हिजू को गले लगाता है। बाक्योन सांगवू से बोलता है मिस्टर जोंग इस केस के विटनेस है, उन्होंने मुझे बताया कि असली बिग बेटे की आंखें अलग अलग है, उसने ही बच्चों को मारा है। चेयरमैन जांगो ने उसे पानी में डुबाया लेकिन वो जिंदा है और वो ही किडनैपर है। सांगवू बोलता है तुम असली बिग बेटे नहीं हो। बाक्योन बोलता है नहीं, हिजू ही मेरी फैमिली है, तुम मिस्टर जोंग को बचाओ, वो सच जानते हैं। सांगवू बोलता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। हिजू घर जाती है और किडनैपर वाले फोन को पुलिस को देने को सोचती है। वो पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है लेकिन बाक्योन उसे रोक लेता है। हिजू बोलती है मैं जानती हूँ किडनैपर ही असली बिग बेटा है, इस फोन की वजह से पुलिस जल्दी उसे पकड़ पाएगी। बाक्योन बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन इस केस के अंदर मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। हिजू बोलते है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बाक्योन उसे गले लगाकर बोलता है अच्छा ठीक है, तो साथ में किडनैपर को पकड़ते हैं। इधर मिस्टर बिग एक शो के लिए शूट कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक पार्सल आता है जिसमें कटी हुई मछलियाँ होती है और एक नोट भी जिसमें लिखा होता है बिग फैमिली तुम्हारा सच जल्दी ही सामने आएगा।
मिसेस बिग डर जाती है और डिलीवरी बॉय के पीछे जाती है। वो एक पुराने मेंशन में पहुंचती है जहाँ पे किडनैपर होता है। किडनैपर बोलता है, मॉम आपने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, और आपने मेरी जगह बैक्यून को रख लिया। मिसेस बिग बोलती है, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। किडनैपर बोलता है, जांगो ने मुझे डुबाया लेकिन मैं जिंदा हूँ। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। सांगो यूरी से मिलता है। यूरी उसकी चोट देख के बोलती है, ये कैसे हुआ? सांगो बोलता है, अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा पर्सनल है, बाद में बताऊंगा। यूरी बोलती है, हमारा शो कैंसिल हो रहा है, एक पावरफुल आदमी इसे बंद कराना चाहता है। सांगो बोलता है, मैं सच बाहर लेके आऊंगा चाहे कुछ भी हो। हिजू बैक्यून के साथ हॉस्पिटल आती है। वो पूछती है, मेरा लोकेशन कैसे पता? बैक्यून बोलता है, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हारे फोन को ट्रैक करता हूँ। हिजू बोलते है, अगर तुम मुझसे कांटेक्ट ना भी कर पाए ना तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बैक्यून बोलता है, मैं जानता हूँ किडनैपर कौन है, वो अपनी जगह वापस चाहता है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह मिस्टर जोंग को होश आता है। वो बैक्यून के पास जाते हैं। मिस्टर जोंग बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे बचाया। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जांगो ने असली बिग बेटे को डुबाया लेकिन वो बेहोश था। जब मिस्टर जोंग ने सूटकेस खोला तो उसकी सांसें चल रही थी। वो उसे मार नहीं सके। मिस्टर जोंग ने उसे एक नया नाम देकर छुपा दिया। बैक्यून पूछता है, उन बच्चों की लाशें कहाँ हैं? मिस्टर जोंग एक एड्रेस बताते हैं। बैक्यून एक इवेंट के लिए रेडी होता है जहाँ पे वो और हिजू साथ में जाएंगे। हिजू उसके टाई बांधने की कोशिश करती है लेकिन वो गलत बांध देती है। बैक्यून उसे सिखाता है, बोलता है, तुम वहाँ पे केयरफुल रहना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिजू बोलते है, तुम भी सेफ रहना। इवेंट के बाद बैक्यून मिस्टर जोंग के बताए हुए एड्रेस पे जाता है जहाँ पे बच्चों की लाशें दबी हुई थी। जहाँ पे उसका रिपोर्टर फ्रेंड कॉल करता है और बताता है कि इस केस के दोनों जुड़वा भाई जिंदा है, जिसमें से एक का नाम यॉन मिनसोंग था जिसे अडॉप्ट किया गया और बाद में उसका नाम पाक दोजे रखा गया। बैक्यून शॉक्ड हो जाता है, दोजे मेरा असिस्टेंट? वो दोजे को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। हिजू का फोन भी स्विच ऑफ होता है। बैक्यून को डर लगता है कि दोजे ने हिजू को किडनैप कर लिया। वो दोजे की ऑफिस की तरफ भागता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। यहीं पे एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है एक पुराने वेयर हाउस से जहाँ पे हिजू बेहोश थी। दोजे हिजू की फोटो क्लिक करके किडनैपर को भेजता है और बोलता है, यहाँ पे आओ वरना मैं हिजू को मार दूंगा। वो हिजू का फोन ऑन रखता है क्योंकि उसे पता है बाकी उसका फोन ट्रैक करेगा और यहाँ पे जरूर आएगा। किडनैपर वेयर हाउस पहुँचता है। वो चिल्लाता है, मास्टर कहाँ हो तुम, हिजू कहाँ है? तभी दोजे पीछे से आता है हाथ में एक बेसबॉल बैट लेके हुए। वो बोलता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, बाकियों ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुमने मेरे भाई को मारा। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दोजे फिशिंग शॉप के बाहर मिस्टर जोंग और किडनैपर की सारी बातें सुन रहा होता है। मिस्टर जोंग बोलता है, तुमने सारे बच्चों को मारा, बाकियों ने नहीं, तुम बाकियों को छोड़ दो। किडनैपर गुस्से में मिस्टर जोंग का गला दबाता और बोलता है, बाकियों ने मेरी जिंदगी चुराई, मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और शॉप में आग लगा देता है। दोजे ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। वेयर हाउस में दोजे किडनैपर पे हमला करता है। किडनैपर बोलता है, तो तुमने हिजू को किडनैप किया मुझे यहाँ बुलाने के लिए? तो अब देखो, वो दोजे पे हमला करता है, उसे पागलों की तरह पीट रहा होता है और लेक के पास ले जाकर उसे डुबाने लगता है। तभी दोजे के पॉकेट से उसका आईडी निकलता है जिससे किडनैपर को पता चल जाता है कि दोजे बैक्यून के लिए काम करता है। किडनैपर बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी बैक्यून वेयर हाउस पहुँचता है और हिजू को ढूंढने लगता है। उसे लेक के पास एक बोट में एक काला बैग दिखाई देता है। बैक्यून भाग के वहाँ पे जाता है लेकिन बैग में दोजे होता है जो कि खून से पूरा सना हुआ था। दोजे बताता है बैक्यून वो हिजू को ले गया। तभी कार की आवाज आती है। किडनैपर हिजू को दोजे की कार में लेके भाग गया। हिजू को होश आता है। वो किडनैपर के बाल खींचने लगती है ताकि कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हिजू दरवाजा खोलकर कार से कूद जाती है। बैक्यून उसे संभालता है लेकिन किडनैपर कार रिवर्स करता है जिससे दोनों के ऊपर अटैक होता है। बैक्यून हिजू को साइड में धकेल देता है और किडनैपर को कार से बाहर निकाल के खींचता है। बैक्यून चिल्लाता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये नाम, ये जगह तुम सब ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। किडनैपर हंस के बोलता है, तो फिर हिजू को भी दे दो। बैक्यून गुस्से में उसे मारने लगता है लेकिन किडनैपर चाकू निकाल के हमला करता है। तभी दोजे बीच में आ जाता है और चाकू दोजे को लग जाता है। किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। बैक्यून दोजे की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है और हिजू एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करती है। दोजे रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने भाई का कातिल समझा। बैक्यून बोलता है, तुमने मुझे बचाया इसलिए तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ। एम्बुलेंस आती है और दोजे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर मिसेस बेक अपने हस्बैंड से बोलती है, हमें
असली बेटे को ढूंढना चाहिए। मिस्टर बिग चिल्लाते हैं वो मॉन्स्टर है, वो बच्चा नहीं है, उसने बच्चों को मारा है। अगर उसके कांड बाहर आ गए ना तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। मिसेस बिग बोलते हैं तुम और तुम्हारा बाप जांगो कभी प्यार नहीं समझोगे। एक और सच है, बाक्योन जांगो का बेटा है, तुम्हारा नहीं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिसेस बिग का जांगो के साथ अफेयर होता है और बाक्योन उसका बेटा था। मिस्टर बिग शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं तो तुमने मुझे धोखा दिया। मिसेस बिग बोलते हैं मैंने बाक्योन को प्रोटेक्ट करा और अब अपने दूसरे बेटे को भी बचाऊंगी। पुलिस दोजी को अरेस्ट करते हैं क्योंकि उसके कंप्यूटर से काफी सबूत मिले थे। दोजी बताता है मैंने अपने भाई के मर्डर का बदला लेने के लिए बाक्योन के ऑफिस ज्वाइन की थी। 1 साल पहले मैंने किडनैपर को प्रेसिडेंशियल ऑफिस के बाहर देखा। वो बाक्योन से नफरत करता था। मैंने उससे कांटेक्ट किया और प्लान बनाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किडनैपर ही मेरे भाई का कातिल है। दोजी के सबूत से पुलिस किडनैपर की तलाश करती है। सांगवू और यूरी मिसिंग किड केस के लाशों के पास जाते हैं। सांगवू अपने बचपन के दोस्त के कपड़े और टॉयज देख के रोने लगता है। यूरी उसे गले लगाती और बोलती है हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। सांगवू बोलता है तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। यूरी बोलते है अब हम किडनैपर को पकड़ेंगे। हीजू इना से मिलती और सबको सच बताती है, दोजे किडनैपर और बाक्योन के बारे में। इना बताते हैं मुझे एक और बात पता है, बचपन में मैंने अपने भाई मिन्हो को एक लड़के के साथ देखा था जो मुझे देख के भाग गया। शायद वो असली बिग बेटा था। हीजू बोलते हैं क्या उसी ने मिन्हो का एक्सीडेंट करवाया क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया था। तभी हीजू के मॉम आते और बोलते हैं हीजू तुमने बिग फैमिली में शादी करके गलती की। हीजू गुस्से में बोलती है आपने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, आपने हमेशा अपनी मर्जियां मुझ पे थोपी। एक बाक्योन ही था जिसने मुझे सच्चा प्यार किया और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी मॉम को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। इना बोलते है शायद डीएनए रिपोर्ट मुझे बाक्योन ने भेजी थी क्योंकि उसने मुझे पूछा था क्या मेरी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। हीजू बोलते है बाक्योन ने तुम्हें बचा लिया। घर पे हीजू एक कैंडल लाइट डिनर रेडी करती है। बाक्योन का गिफ्ट करा हुआ ड्रेस वो पहनती है। बाक्योन घर आता है और ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है। हीजू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें लिखा होता है बाक्योन कभी डिवोर्स नहीं ले सकता, किसी भी वजह से वो डिवोर्स नहीं लेगा। वो अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस करेंगे। पेनल्टी 2 बिलियन वॉन। हीजू बोलते हैं मैंने कभी इना की जगह ली ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ थी, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे। बाक्योन बोलता है मैं तुम्हें ग्रैंड प्रपोजल दूंगा, लेकिन तब जब ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोनों एक रोमांटिक किस करते हैं। अगली सुबह बाक्योन दोजे से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। दोजे उसे एक शो दिखाता है जो उसके भाई का होता है और बोलता है मैंने आपको गलत समझा, सॉरी। किडनैपर के फोन का सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। बाक्योन बोलता है तुमने गलती की लेकिन अब अपनी गलती सुधार लो और हमारी मदद करो। हीजू और इना मिस्टर होंग से मिलते हैं। मिस्टर होंग बताते हैं 20 साल पहले तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे जांगो था। मिन्हो ने उसके ग्रैंडसन का चेहरा देख लिया था, इसलिए उसने एक्सीडेंट करवाया। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर होंग जांगो के सर पे गन रखते हैं और बोलते हैं तुमने मेरा बेटा छीना, अब तुम मेरी हर बात मानोगे। जांगो एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें मिस्टर होंग फैमिली का बिग फैमिली पे कंट्रोल था। मिस्टर होंग बोलते हैं अब मुझे पता चला कि जांगो का ग्रैंडसन जिंदा है, मैं अब उसे खत्म कर दूंगा। मिस्टर होंग जांगो के मेमोरियल हाउस जाते हैं जहाँ पे उनकी डेथ एनिवर्सरी है। हीजू और इना इसके पीछे जाते हैं। हीजू बाक्योन को मैसेज करते हैं कि जल्दी से मेमोरियल हाउस आ जाओ। पुलिस को किडनैपर का लोकेशन मिलता है, वो भी मेमोरियल हाउस में होते हैं। मिस्टर होंग मिस्टर बिग के सर पे गन रखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा बाप झूठा था, उसका ग्रैंडसन जिंदा है, उसे यहाँ लाओ। तभी एक ब्लास्ट होता है, लोग भागते हैं लेकिन मिस्टर बिग शांत होते हैं। मिसेस बिग वहाँ पे अपने बेटे को देखती है और आंखों से इशारा करती है, क्या वो उसके साथ है। बाक्योन मेमोरियल हाउस पहुँचता है, वहाँ पे वो हीजू को ढूंढता है। तभी किडनैपर का कॉल आता है, वो बोलता है मैंने हीजू को तो फिर से पकड़ लिया, उसके गले पे चाकू है, तुम जल्दी आ जाओ। बाक्योन हीजू का फोन ट्रैक करता है। किडनैपर बोलता है तुम्हें याद है जब जांगो मुझे डुबा रहा था और तुम मुझे देख रहे थे जैसे मैं तड़प रहा था, अब हीजू तड़पेगी। हीजू चिल्लाती है बाक्योन यहाँ पे मत आओ। वो किडनैपर के हाथ से चाकू छीन लेती है और कार को खाई की तरफ मोड़ लेती है। कार रेलिंग तोड़ के नदी में गिर जाती है। बाक्योन चिल्लाता है हीजू, तभी फोन बंद हो जाता है। अगले सीन में दिखाई देता है पुलिस नदी से कार निकाल रही होती है, लेकिन हीजू या फिर किडनैपर किसी की भी बॉडी नहीं मिली। बाक्योन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो बोलता है मैं मिस्टर बिग योंग का बेटा या फिर चेयरमैन जांगो का ग्रैंडसन नहीं हूँ, मेरा असली नाम कुछ और है। लेकिन एक सच है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है।
मेरी वाइफ का नाम है हिजू हॉन्ग। उसे किडनैपर ने पकड़ा लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी ने भी हिजू या फिर किडनैपर को देखा है तो पुलिस को इन्फॉर्म करो। वो हिजू की वीडियो दिखाता है जिसमें वो साइन लैंग्वेज कर रही होती है। यूरी, सांगवू, प्रेसिडेंशियल ऑफिस के सारे मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं। सब हिजू के लिए प्रे करते हैं। बाक्योन रो पड़ता है और सर झुका लेता है। यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाते हैं। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है बाक्योन के सपने से। वो सोचता है कि उसने हिजू के साथ कितना कोल्ड बिहेव किया, ना बात की, ना साथ में खाना खाया, ना कोई रोमांटिक मोमेंट। वो इमेजिन करता है कि हम लोग अगर शुरुआत में ही रोमांटिक कपल की तरह रहते तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। सपने में हिजू बोलती है अभी भी टाइम है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब वो उसे गले लगाने जाता है हिजू गायब होने लगती है। बाक्योन डर के उठ जाता है। प्रेजेंट में बाक्योन एक्सीडेंट साइट पे है जहाँ पे पुलिस नदी में से कार निकालती है। रेलिंग टूटी हुई है और हिजू के सैंडल और फोन मिलते हैं। पुलिस बोलते है कार इतनी तेज थी कि बचने के चांस काफी कम लगते हैं। बाक्योन चिल्लाता है जब तक हिजू की बॉडी ना मिले तब तक उसे जिंदा समझो। वो डिटेक्टिव से बोलता है मिसेस बेक यहाँ पे क्यों नहीं है, उसका डैश कैम फुटेज चेक करो। डिटेक्टिव बताता है मेमोरियल हाउस के बैक गेट का कैमरा खराब था और मिसेस बेक का फुटेज डिलीट हो चुका है। बाक्योन बोलता है सर्च वारंट निकालो, मुझे उस पर शक है। इधर हिजू की मॉम, मिस्टर हॉन्ग और ईना वहाँ पे आते हैं। हिजू की मॉम रो रो के बोलती है मेरी बेटी कहाँ पे, उसे ढूंढो। मिस्टर हॉन्ग मिस्टर बेक पे गुस्सा निकालते हैं। वो बोलते हैं तुमने अपनी बेटी को नहीं मारा इसलिए ये सब हो रहा है। जांगो के गुनाह की सजा हम सब भुगत रहे हैं। ईना उन्हें चुप कराते हुए पुलिस को हिजू को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हिजू की मॉम बोलते हैं मैंने उसे काफी फोर्स करा शादी के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाक्योन बिग फैमिली के घर पे जाता है और मिसेस बिग की कार चेक करता है। डैश कैम फुटेज डिलीट था लेकिन उसे शक था। तभी मिसेस बिग वहाँ पे आती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हिजू के लिए रो रहे हो। मैं भी 20 साल पहले अपने बेटे के लिए रोई थी जब जांगो ने कहा कि वो डूब गया। हर बार लेक से लाश निकलती और मैं भाग के वहाँ पे जाती। जैसे मैं तड़पी थी अब तुम्हारी बारी है तड़पने की। बाक्योन गुस्से में बोलता है तुम जानती नहीं हो तुम्हारा बेटा जिंदा है और तुमने हिजू को किडनैप करवाया। सच बता दो वरना पुलिस तो सब पता लगा ही लेगी। मिसेस बेक हंस के बोलते हैं तुम जांगो के बेटे हो, मतलब तुम्हें भी सजा मिलेगी। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन हिजू का कोई पता नहीं होता। हिजू के फ्रेंड्स, फैमिली और ऑफिस के मेंबर सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। यूरी और सांगवू कार में होते हैं। यूरी बोलते हैं हिजू ने मुझसे इतना सब कुछ क्यों छुपाया, उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सांगवू बोलता है तुम ये भी जानती होगी कि हिजू बोल सकती है। यूरी शॉक्ड हो जाते, क्या वो सच में बोल सकती है? सांगवू बोलता है उसकी आवाज काफी प्यारी है। यूरी बोलती है अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए उसे ढूंढना ही होगा। दोनों हिजू को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस के मेंबर्स के साथ वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन करते हैं। कार से मिले एविडेंस, हिजू का आईडी, फोन और सैंडल और किडनैपर का चाकू पुलिस एनालाइज करती है। डिटेक्टिव बोलता है नदी के डैम तक चेक करा लेकिन कोई भी बॉडी नहीं मिली। बाक्योन बोलता है जब तक कोई प्रूफ ना हो हिजू जिंदा है। मिस्टर बीक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो बोलते हैं बचपन में हमारा बेटा खो गया था इसलिए हमने बाक्योन को अडॉप्ट किया। ये सब रूमर्स है कि हमारा बेटा किडनैपर है। लेकिन बाक्योन का रिपोर्टर फ्रेंड मिस्टर दोजे का इंटरव्यू प्ले करता है। वो बोलता है जांगो के ग्रैंडसन ने केयर सेंटर के बच्चों को मारा और फिर जांगो ने उसे डुबोया लेकिन उसका ग्रैंडसन बच गया और वो जिंदा है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी पुलिस आती है और जांगो के मर्डर केस में मिसेस बिग को अरेस्ट कर लेती है। इंक्वायरी रूम में डिटेक्टिव मिसेस बिग को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में मिसेस बिग जांगो का गला दबा रही होती है। फ्लैशबैक में जांगो मिसेस बिग से बोलता है मैंने तुम्हारे बेटे को मारा क्योंकि वो मॉन्स्टर है और बाक्योन मेरा बेटा है तुम्हारा नहीं। मिसेस बिग उसे गुस्से में मार देती है। जांगो की रिंग में एक हिडन कैमरा होता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। बाक्योन इंक्वायरी रूम में आता है और वो रिंग टेबल पे रख देता है। वो बोलता है ये एविडेंस मैंने छुपाया था लेकिन अब हिजू के लिए इसे यूज कर रहा हूँ। अब ये बताओ हिजू कहाँ पे है? मिसेस बिग बोलती है हिजू को मैंने किडनैप करवाया लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैंने उसे जिंदा रखा है। मैं तुम्हें वही दर्द देना चाहती हूँ जो मैंने अपने बेटे के लिए सहा। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हिजू की कार रेलिंग से अटकती है और बटलर किम हिजू और किडनैपर को वहाँ से ले जाते हैं। किम कार को खाई में धकेल देता है और हिजू की सारी चीजें बिखेर देता है। पुलिस मिसेस बिग के फोन से हिजू का लोकेशन ट्रैक करती है। बिग फैमिली का पुराना फार्म हाउस।
बाक्योन पुलिस के साथ वहाँ जाता है। मिसेस बेक ने किम से कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो हिजू को मार देना और मेरे बेटे को बचा लेना। किम ने हिजू और किडनैपर को फार्म हाउस के अंडरग्राउंड लॉकर में कैद रखा था। किम हिजू को खाना देता है और बोलता है यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हिजू भागने की कोशिश करती है लेकिन वो काफी वीक हो चुकी होती है। किडनैपर चिल्लाता है मुझे भी निकालो, लेकिन किम उसे बंद रखता है। तभी मिस्टर बिग वहाँ पे आते और किम से बोलते दरवाजा खोलो वरना मैं अपने बेटे को मार दूंगा, मेरे बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। किम दरवाजा खोलता है लेकिन किडनैपर जल्दी से गन छीनता है और वो किम को गोली मार देता है और मिस्टर बिग पे भी गोली चला देता है। ये सब देख के हिजू डर जाती है और चुप रहती है। किडनैपर विसल बजाता हुआ हिजू को ढूंढता है। हिजू जंगल की तरफ भागती है लेकिन फिसल के गिर जाती है। बाक्योन और पुलिस फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं। हिजू बाक्योन की कार देखती है और भाग के उसके पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं। हिजू बोलते हैं किडनैपर वहाँ पे उसके पास गन है। बाक्योन कार में बैठता है और डिटेक्टिव को बोलता है कि किडनैपर वहाँ पे है। डिटेक्टिव अपनी टीम को लेके जंगल में जाता है। बाक्योन हिजू को लेके वहाँ से निकल जाता है लेकिन अचानक से किडनैपर सामने आ जाता है और उनके ऊपर गन तान देता है। वो बोलता है बाक्योन बाहर निकलो, मैं हिजू को छोड़ दूंगा लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बाक्योन हिजू को बोलता है तुम अंदर रहो। बाक्योन बाहर निकलता है और बोलता है तुम्हें मैं चाहिए हूँ लेकिन हिजू को यहाँ से जाने दो, तुम्हारा नाम तुम्हारी जगह सब ले लो। किडनैपर बोलता है तुम जांगो के बेटे हो तो तुम्हें उसकी गुनाहों की सजा तो मिलेगी। हिजू के साथ खुश रहना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूँ। किडनैपर बाक्योन के कान में कुछ कहता है जिसे सुन के बाक्योन शॉक्ड हो जाता है। वो हिजू की तरफ देखता है और आंखों में आंसू होते हैं। किडनैपर हंसता है। तभी पुलिस किडनैपर को घेर लेती है और बोलती है गन नीचे रखो। किडनैपर बाक्योन के ऊपर गन तानता और एक गोली की आवाज आती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाते हुए हिजू के शॉक्ड का सीन दिखाया जाता है। अगला सीन हिजू के ड्रीम का सीक्वेंस होता है। वो सोचते कि अगर बाक्योन के साथ अरेंज मैरिज के बाद भी हम नॉर्मल कपल की तरह रहते तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती। वो इमेजिन करते कि बाक्योन उसे प्रपोज करता है बीच के पास, लेकिन जब हिजू इसके लिए हाँ बोलते है तब बाक्योन गायब हो जाता है। प्रेजेंट में हिजू अपने घर में अकेली होती है। बाक्योन को याद करके वो रो रही होती है और उसके नंबर पे कॉल करते लेकिन उसका नंबर इनवैलिड होता है। वो सोचते हैं किडनैपर ने बाक्योन से क्या कहा होगा जिससे वो इतना दुखी हो गया। तभी एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है। हिजू डर कर कॉल उठाती है और बोलती है बाक्योन क्या तुम हो, प्लीज बोलो, लेकिन कोई आवाज नहीं आती और फोन कट हो जाता है और यहाँ पे एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती जहाँ पे किडनैपर ने बाक्योन के ऊपर गन तानी थी। हिजू जोर से चिल्लाती है बाक्योन और एक गोली की आवाज आती है, लेकिन ये सब हिजू का एक सपना था। वो घर में अकेली रो रही होती है और उसके बाद 1 महीना बीत चुका है। हिजू सोचती है बाक्योन कहाँ चला गया, किडनैपर ने बाक्योन से क्या कहा होगा। तभी उसके फोन पे बाक्योन के रिपोर्टर फ्रेंड का कॉल आता है। वो बोलता है हिजू मैं जांगो फाउंडेशन के इवेंट पे हूँ। बाक्योन ने जांगो की सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है। वो यहाँ पे नहीं आया लेकिन उसके लॉयर ने सब कुछ हैंडल कर लिया। हिजू पूछती है क्या बाक्योन वहाँ पे है। वो बोलता है नहीं, उसका कोई पता नहीं है। ये सुन के हिजू रोने लगती है। प्रेसिडेंशियल ऑफिस में बाक्योन का रिजाइनेशन लेटर एक्सेप्ट हो चुका है और उसका सामान हटा दिया गया है। हिजू वहाँ जाती है और बाक्योन के डेस्क पे एक पुराना लव लेटर पढ़ती है जो बाक्योन ने लिखा था हिजू के, लेकिन उसने कभी दिया नहीं। उसमें लिखा होता है हिजू मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिखाया लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। ये पढ़कर हिजू रोने लगती है। इधर सांगवू और यूरी केयर सेंटर के बच्चों के साथ होते हैं। यूरी बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी एक बच्चा आता है और बोलता है मैं बड़ा होकर सांगवू भैया जैसा बनूंगा। सांगवू बच्चे का गाल पकड़ता है, बोलता है अब क्या मेरी बंदी भी चुराएगा। यूरी हंस के बोलती है तुम एक बच्चे से जेलस हो रहे हो। सांगवू बोलता है क्या तुमने सुना कि बाक्योन ने सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दिया है, इस केयर सेंटर को भी डोनेशन मिला है। यूरी बोलती है बाक्योन का जैसे ही वो गायब हो गया हो। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस रात पुलिस ने किडनैपर के ऊपर गोली चलाई थी और वो मारा गया। मिसेस बिग जांगो के मर्डर केस में लाइफ टाइम के लिए जेल जा चुकी थी। बाक्योन जिंदा था लेकिन उसके बाद से वो बिना किसी को बताए वहाँ से गायब हो गया। 6 महीने बीत गए लेकिन अभी भी हिजू बाक्योन का इंतजार कर रही थी। वो जेल में दोजे से मिलते जो कि अब जल्दी ही छूटने वाला है। हिजू दोजे से पूछते है क्या बाक्योन ने तुमसे कुछ कहा, उसके गायब होने से कुछ जुड़ा हो।
दोजी बोलता है उसने एक बार कहा था कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन बाद में उसने बोला कि वो हिजू से प्यार करता है और वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। शायद कोई और वजह होगी उसके जाने की। हिजू बोलते है तुमने उसको धोखा दिया लेकिन वो अभी भी तुम पे भरोसा करता है। बाहर निकलते वक्त हिजू को मिस्टर कांग मिलते हैं जो कि दोजी से मिलने आए थे। मिस्टर कांग बोलते बाक्योन मुझसे शादी के टिप्स मांगता था, कैसे अपनी वाइफ को खुश रखे, कैसे उसकी केयर करें। वो इन सब में थोड़ा वीक था लेकिन वो सब कुछ करने की कोशिश करता था। उसने काफी कोशिश की तुम्हें खुश करने की। हिजू रोती और बोलती वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया। मिस्टर कांग बोलते हैं उसने एक बार कहा था उसके पास्ट का गुनाह एक बार उसे दूर ले गया तो वो तुम्हें आजाद कर देगा। हिजू सुन के शॉक्ड हो जाती है। एक शाम हिजू अपने डैड के साथ डिनर पे जाती है। रेड ड्रेस हिजू के डैड को देख के बोलती है कि वेलकम बैक सर। हिजू पूछती है डैड आप यहाँ पे पहले आए हो। उसके डैड बोलते हैं हाँ बाक्योन मुझे यहाँ पे तुम्हारे बर्थडे पे लेके आया था, उसने मुझे मेरा फेवरेट खाना खिलाया। ये उसके गायब होने के थोड़े दिन पहले की बात है। हिजू पूछते है क्या उसके बाद वो मिला। उसके डैड बोलते नहीं बस एक बार कॉल आया था, उसने कहा वो सेफ है। हिजू के दिल में उम्मीद जगती है। घर वापस आते ईना हिजू को मिलने आती है। ईना बोलते हिजू घर से बाहर चले, तुम 6 महीनों से घर के अंदर बंद हो। हिजू मना करते वो बोलते कि अगर बाक्योन वापस आया तो मैं उसका इंतजार करूंगी। ईना बोलती है वो नहीं आएगा हिजू, तुम्हें मूव ऑन करना होगा। हिजू रोती और बोलती है तुम कुछ नहीं जानती और अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। ईना इमोशनल हो जाती है और बोलती है मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बाक्योन ईना से मिलता है और बोलता है जांगो ने तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट करा, मुझे माफ कर दो, मैं हिजू के साथ नहीं रह सकता इस गिल्ट के साथ। ईना बोलते हिजू तुमसे प्यार करते है, तुम उसे मत छोड़ो। हिजू घर में अकेली बाक्योन की यादों में खोई हुई है। तभी उसके फोन पे एक इंटरनेशनल कॉल आता है। कॉल पे कोई आवाज नहीं होती, बस सांसों की आवाज होती है। हिजू बोलते है बाक्योन तुम हो, प्लीज कुछ बोलो। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। हिजू नंबर चेक करती है, ये एक ऑर्गन कंट्री का नंबर होता है। उसे याद आता है कि एक बार बाक्योन के फ्रेंड ने उससे एक ऑर्गन कंट्री के ट्रिप का जिक्र किया था। हिजू बाक्योन के फ्रेंड के पास जाती है और बोलती है आर्गन से कॉल आया था और एक पार्सल भी। आर्गन के साइन लैंग्वेज स्कूल को मेरे नाम से 2 बिलियन वॉन का डोनेशन मिला है। क्या ये सब कुछ बाक्योन ने किया। उसका फ्रेंड बोलता है शायद, लेकिन अब तो आर्गन एक वॉर जोन है, अब वो काफी खतरनाक जगह है। हिजू बोलती है मैं बाक्योन को ढूंढूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बाक्योन का फ्रेंड बताता है कि एक बार बाक्योन ने बताया था कि वहाँ का सनसेट स्पॉट मेरी फेवरेट जगह है, लेकिन वो काफी खतरनाक एरिया में आता है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस दे देता हूँ। हिजू आर्गन पहुँचती है और साइन लैंग्वेज स्कूल जाती है। वहाँ के डायरेक्टर को बाक्योन की फोटो दिखाती है, लेकिन वो बोलता है डोनेशन ऑनलाइन आया था, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। हिजू पूछती है सनसेट स्पॉट कहाँ पे है। डायरेक्टर बोलता है वहाँ पे रेबल्स है, वहाँ पे मत जाओ। लेकिन हिजू छुपके से वहाँ पे जाती है, लेकिन उसे रेबल्स पकड़ लेते हैं, उसे बांध के एक ट्रक में डाल देते हैं। हिजू डर जाती है, लेकिन तभी वे वहाँ पे एक मास्क लगाया हुआ आदमी आता है। वो रेबल्स पे अटैक करता है और सबको छुड़ा लेता है। वो हिजू को अपनी कार में बैठाता है, वहाँ से भागता है क्योंकि रेबल्स उनके पीछे पड़े थे, लेकिन वो उन्हें चकमा दे देते हैं। वो हिजू को एक सेफ जगह ले जाता है और हिजू की आंखों की पट्टी खोलता है और फिर वो अपना मास्क उतारता है और वो बाक्योन होता है। हिजू गुस्से और प्यार से उसे देखती है। हिजू बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें 6 महीने से ढूंढ रही हूँ। बाक्योन बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई, तुमने मेरे सारे प्लान्स खराब कर दिए, हर बार आके तुम सब कुछ बिगाड़ देती हो। हिजू बोलते है तुम्हारा प्लान क्या था, मुझे छोड़ना। हमारा प्यार तुम्हारे प्लान में नहीं आता, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती थी लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। किडनैपर ने तुम्हारे कान में क्या कहा, उसने कहा कि जांगो ने तुम्हारा ईना और मिन्हो का एक्सीडेंट करवाया और वो मेरा भी एक्सीडेंट करना चाहता था। इस गिल्ट ने मुझे तुमसे दूर करा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हिजू बोलते है तुम्हें और कितना वेट करना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने काफी टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब हम साथ में रहेंगे। वो बाक्योन को गले लगाती और किस करती है। बाक्योन भी उसे टाइटली पकड़ लेता है। बाक्योन हिजू को अपने सेफ हाउस में ले जाता है। रात भर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। सुबह हिजू बाक्योन का फोन चेक करती है,
उसमें बहुत सारी सनसेट फोटोज थी। हिजू बोलते हैं मुझे नहीं पता था तुम्हें सनसेट इतना पसंद है। बाक्योन बोलता है क्योंकि इसमें मुझे तुम दिखती हो। हिजू पूछती है वो इंटरनेशनल कॉल तुमने किया था। बाक्योन बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हारी आवाज सुननी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आ जाओगी। हिजू बोलते है और 2 बिलियन वॉन का डोनेशन। बाक्योन बोलता है वो हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी थी जो कि मैंने तोड़ दी। मैं तुमसे बिग बाक्योन के नाम से डिवोर्स लूंगा और एक नया नाम लेके तुमसे शादी करूंगा। हिजू इतनी खुश होती है कि वो रोने लगती है। 1 महीने बाद हिजू और बाक्योन कोरिया वापस आते हैं और दोबारा शादी करते हैं। बाक्योन का नया नाम होता है बिग योन, जिसका मतलब होता है वन एंड ओनली लव। दोनों एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं। सांगवू, यूरी, जांग और मिस्टर पार्क और हिजू की डायरेक्टर आते हैं। सब खाना खाते हैं और सांगवू अनाउंस करता है कि मैं और यूरी भी जल्दी शादी कर रहे हैं। सब तालियां बजाते हैं और हिजू बोलते हैं योन ये नाम परफेक्ट है। सब लोग बाक्योन को टीज करते हैं। शाम को सब चले जाते हैं और हिजू और बाक्योन घर साफ करते हैं। हिजू बोलते हैं मुझे ये साथ रहने वाली वाइब काफी अच्छी लगी, हमारा घर हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। बाक्योन बोलता है तब तो तुम्हें छोटे छोटे बेबी चाहिए होंगे, तो रेडी होना इसके लिए। वो हिजू को गोद में उठा के बेडरूम में ले जाता है। अगली सुबह बाक्योन मिस्टर जोंग से मिलता है जो कि जेल से छूट के एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। मिस्टर जोंग बोलते हैं अब जाके तुम्हें अपनी जिंदगी मिली तो उसके साथ खुश रहो। हिजू अपनी मॉम से मिलती है जो उसे खुश देख के बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। हिजू इना से मिलती है और बोलते हैं मैंने पास्ट भुला दिया, अब तुम भी भूल जाओ और अब मैं काफी खुश हूँ। इना रोती है और उसे गले लगा लेती है। एक दिन हिजू न्यूज स्टेशन पे होती है जहाँ पे यूरी न्यूज पढ़ रही होती है। एक वॉर टॉर्न कंट्री में एक कोरियन हॉस्टेज है और बाक्योन जो अब गवर्नमेंट डिप्लोमेट है वो नेगोशिएट के लिए जाता है। हिजू वॉरिड होकर बाक्योन को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। रात को बाक्योन कॉल करता है और बोलता है मैं सेफ हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। हिजू बोलते है 406 तुम्हें डांटने वाली है, लेकिन शायद अब नहीं डांटेगी। तुम कहाँ पे हो, मुझे कितनी टेंशन हो रही है। बाक्योन बोलता है मुझे तुम्हारी इंटेंस आवाज पसंद है जब तुम मुझे डांटती हो, अपना गुस्सा मत रोको, मुझसे शिकायत करो, नखरे दिखाओ थोड़े। हिजू बोलते है तो ठीक है अभी घर आओ वरना देख लेना, मुझे तुम अभी के अभी घर में चाहिए हो। बाक्योन बोलता है मैं आ रहा हूँ 406। लास्ट सीन में बाक्योन और हिजू हाथ में हाथ पकड़ के सनसेट देख रहे होते हैं। दोनों मुस्कुराते हैं और व्हेन द फोन रिंग की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है और यहाँ पे एपिसोड 12 और सीरीज दोनों खत्म हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।